हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आज का इंटरव्यू स्पेशल होने वाला है। हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं जिन्हें जॉब करते हुए 4 साल हो गए हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता पाएंगे। और पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। बजरंग रोज इनका नाम है। 2022 में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ था, JDVVNL ओबीसी रैंक 1 के साथ। और एक और स्पेशल पॉइंट है जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, AO में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। फाइनल कट ऑफ से भी इनके ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन AO में एमकॉम में 60% चाहिए होते हैं और एमकॉम में इनके 56% ही थे, तो इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। AO में हमारे पास 5 DV कैंडिडेट थे, जिनमें से दिव्या पारिक जी का सिलेक्शन हुआ था। बजरंग जी का एमकॉम में परसेंटेज नहीं होने के कारण नहीं हो पाया। एक और स्टूडेंट का एमकॉम के कारण नहीं हो पाया और दो का मार्क्स के कारण नहीं हो पाया। बजरंग जी का अभी APA BST 2026 में भी सिलेक्शन हुआ है 35th रैंक के साथ। और ये लून करण सर बीकानेर से है, हिंदी मीडियम से रहे हैं, CA इंटर इन्होंने किया है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड यदि मैं आपको बताना चाहूँ, 10th में इनके 52% थे, 12th में 45%, बीकॉम में 53%, एमकॉम में 56%। तो ये इनका बैकग्राउंड रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे जिनसे आप लोगों को मदद मिल सके। तो बजरंग जी, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, टाइम देने के लिए धन्यवाद। और जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आपने इस इंटरेक्शन के लिए मुझे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। अभिषेक सर। बजरंग जी, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दोबारा बहुत बहुत बधाई। सबसे थैंक यू सर। पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड रहा है वो हिंदी मीडियम से रहा है ना? जी सर। और जो अधिकतर स्टूडेंट जो शिकायत करते हैं कि जो कॉमर्स मेरी जान है वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। उनके जब आपने स्पेसिफिकली जब आपने जेवीएनएल की तैयारी की थी, तब हमारे जो नोट्स थे वो इंग्लिश में ही थे। अभी तो हमारे नोट्स प्योरली बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप मतलब कि आपका पूरा बैकग्राउंड जो था वो हिंदी मीडियम का था। जब आपने सीएमजे से तैयारी की थी, क्योंकि जेपी सर और मैं दोनों भी हिंदी मीडियम से और हम पढ़ाते भी इसी तरह से है जैसे कि हम एकदम एक लेमैन एक आम बोलचाल की भाषा में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं। तो क्या आपको कहीं पर भी तकलीफ हुई यहाँ पर? सर, इस चीज़ को देखें, जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ा रहे हो, इनकम टैक्स को आप आयकर बोलो, इनकम टैक्स बोलो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि अपने कॉमर्स में ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 12th तक होते नहीं है। एक अकाउंट्स को छोड़ दें तो 12th के बाद वो सारे नए सब्जेक्ट हैं। उसको आप चाहे हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, वो एक नई शुरुआत मानी जाती है। तो अगर आप इनकम टैक्स को इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी आपको वैसे ही समझ आएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो भी आपको वैसे ही समझ आएगा। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है इसमें आपको आगे ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएंगे, आपके ऊपर से जाएंगे। तो इंग्लिश में पढ़ना ठीक रहता है। और जैसे आप दोनों पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का तरीका है, तो इसमें ऐसा लैंग्वेज का कोई इशू आता नहीं है। क्योंकि जो पढ़ाने की जो लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश जिसे कह सकते हैं, जैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपने इंग्लिश में बोल दिए, आपका जो समझाने का तरीका था वो आप हिंदी में करवाते हो। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसमें भाषा से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। स्टूडेंट, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक छोटी सी घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो मेन पर्पज है हमारा वो ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाए। तो जब बजरंग जी प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमारे नोट्स भी बाइलिंगुअल नहीं थे, अब तो नोट्स भी बाइलिंगुअल है, पढ़ाने का तरीका वही रहता है। बजरंग जी ने एक अच्छी बात बताई कि हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, उनको यदि इंग्लिश में कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हुआ ऐसा कि 2.5-3 साल पहले एक स्टूडेंट का ऐप में मैसेज आया हिंदी मीडियम को लेकर के, तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि यदि आप इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड याद कर लेते हो तो सिलेक्शन ज़्यादा ईजी हो जाता है, शुद्ध हिंदी में यदि आप करते हो
तो सिलेक्शन लेना कठिन हो जाता है। वो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा। अब देखो, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट ने मुझसे एडवाइस मांगी, मैंने स्टूडेंट को गाइड किया। अब स्टूडेंट को पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। स्टूडेंट ने वो रिकॉर्डिंग हमारे एक मित्र को भेजी और उन मित्र ने उसमें से एक पोर्शन काटा कि हिंदी से पढ़ने पर सिलेक्शन कठिन हो जाता है, और उन्होंने ये कहा कि सीएमजे ये कह रहा है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है वो हमारे मन की कहेगा। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। और ये तो 4 साल से जॉब कर रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है, किस चीज़ का दबाव। ये बात कह रहे हैं कि भाई जो सेंटेंस है ना, ग्रामर है, वो अगर हिंदी में रहे तो समझना आसान रहता है। जैसे अपन अभी हिंदी में ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो अगर इंग्लिश में कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बजरंग जी, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप सीए स्टूडेंट रहे हो, तो एक ये कन्फ्यूजन है कुछ बच्चों के मन में, पता नहीं कहाँ से आया, कि सीए स्टूडेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पहले से ही आता है, थोड़े बहुत नोट्स कर जाओ, एमसीक्यूज कर जाओ, मतलब थोड़ा बहुत यदि सेल्फ करना है तो कर लो, मैटर आप वही रखो सीए वाला। कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हो तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? सीए में देखो, सीए से अगर कोई बच्चा कंपटीशन लाइन में आ रहे हैं तो 90% बच्चे तो वो होते हैं जो सीए में स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए इस लाइन में आ रहे हैं। 10% बच्चे वो है जो वहाँ पर भी अच्छा चल रहा था लेकिन उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये वैकेंसी है, उसने टीचर से गाइड लिया, फिर उसको समझ में आया कि ये दे लेता हूँ। तो बजरंग जी, इस बारे में अपने विचार बताइए कि आप सीए स्टूडेंट थे और जो आपको लगता है वो आप बताना। सर, एक जो सीए स्टूडेंट होता है उसका ड्यूरिंग दी, जब वो सीए कर रहा होता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आसमान से भी ऊपर होता है। इतना तो शायद किसी कंप्लीट जिसने चार्टेड अकाउंटेंट कंप्लीट कर रखा है उसका भी नहीं होता होगा। तो इसी तरह से 2018 में मैं सीए कर रहा था। 2018 में मैंने आर्टिकलशिप चल रही थी तो मैंने छोड़ दी थी। 18 में आपको याद होगा एक वैकेंसी आई थी अपने इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। तो किसी दोस्त से मुझे पता चला, मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के बस यही कॉन्फिडेंस या इसे और कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि मैं चला गया। मैं कि ये क्या है, ये चुटकियों का खेल है, सीए इंटर मैंने कर रखा है, सीपीटी मैंने निकाल रखा है, तो ये तो मतलब सेकंड्स का खेल होगा। तो मैं जैसे ही वहाँ गया तो इसमें क्या होता है, अपने एक तो सीए इंटर मैंने कर रखी थी तो वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर होता है और इसमें एमसीक्यू बेस्ड होता है। और जो पैटर्न है वो भी क्या होगा, बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस्ड है उसमें आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे इनकम टैक्स कब आया, पहली बार कहाँ लगा। तो ये चीज़ें आप सीए में नहीं पढ़ पाते हो। सीए में तो आप पूरी जैसे फुल क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो एमसीक्यू के टच में आप नहीं हो तो आप सोल्व नहीं कर सकते। और ये वह मेरे 2018 का मैंने पेपर दिया तो उसी टाइम दूर हो गया। तो तब ये पता चल गया था, मैं जस्ट सीए छोड़ के आया था कि मैं ऐसे उस वाली पढ़ाई से तो सिलेक्शन होना नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम अलग तरह के आते हैं, अलग इनका पैटर्न रहता है, इसके लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि अगर आप सीए स्टूडेंट है या फिर सीए है तो आप इजीली इस पेपर को निकाल लोगे। आपको अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, इस पूरे वीडियो में हम बजरंग जी के विचार जानेंगे, हमारी ओपिनियन कम रहेगी, बस उन चीज़ों को हम शॉर्ट में समराइज करते जाएंगे। देखिए, जो सीए स्टूडेंट होते हैं ना, सबसे पहली बात तो 12th के बाद जब सबसे पहले सीए ज्वाइन करता है तो उसकी फैमिली में और उस बच्चे का ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। और ये रिकॉर्ड टूटता है सीए के दौरान, ज़रूर से टूटता है कि आज तक कभी नहीं रहा। अगली बात, जो बच्चे सीए कर रहे हैं या जिनका सीए कंप्लीट हो गया उनमें ये कॉन्फिडेंस कि मुझे सब कुछ आता है। मैं एक बात कहता हूँ कि यदि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ छोड़कर के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरे एक मित्र हैं, उनकी कोचिंग में एक टीचर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ही वो अपनी भी प्रिपरेशन कर रहे थे। हुआ क्या,
उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ अपन को नहीं पता, लेकिन उनका खुद का सिलेक्शन रह गया। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मेरी एडवाइस रहती है कि थोड़ा सा छोटा लालच आप छोड़ दो। 2 4 5 महीने बाद आप जॉब करना, पढ़ाना या जो भी करना है वो कर लो। उस टाइम यदि वो सीरियसली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन आज कंफर्म होता। उन्होंने सीएमजे का एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उनके पास कोई कोर्स वोर्स नहीं था, उसमें उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, फ्री गिव अवे में उनका नाम था। कहने का मतलब लेवल उनका इतना अच्छा था कि उनका सिलेक्शन 100% होता। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि मुझे तो आता है, मैं तो टीचर हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, तैयारी करनी है खुद को स्टूडेंट मान करके करो, वरना प्रिपरेशन मत करो। अभिषेक सर। बजरंग जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसका जो मेन मोटिवेशन रहता है लाइफ में भी वो है रुपया कमाना। तो यहाँ पर जेवीएनएल के अंदर आपको ऑन प्रोबेशन क्या सैलरी मिल रही थी, और आफ्टर प्रोबेशन क्या सैलरी मिल रही है, और इंक्रीमेंट वगैरह का क्या सीन है, आप अगर थोड़ा सा बता पाए तो। सर सैलरी में जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट में जो 3600 ग्रेड पे लेवल 10 पे जो है वही अपने डिस्कॉम में है। सैलरी में ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसमें अगर प्रोबेशन में देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट में आपको 2 साल का प्रोबेशन निकालना पड़ता है, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट में आपको फिक्स पे मिलेगी जो है 23,700। उसमें पीएफ और अपना मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आरजीएचएस कट कोटा के 20,400 रुपये मिलते हैं। और जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी बेसिक आ जाएगी 33,800। और जो प्रोबेशन में आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते थे, वो अलाउंसेस जैसे डियरनेंस अलाउंस है, एचआरए, वो मिलने चालू हो जाते हैं, जिसमें आपकी ग्रोस लगभग आपके फर्स्ट मंथ जैसे ही प्रोबेशन पूरा होगा 60,000 के आसपास आ जाती है। और जो नेट रहेगी वो आपकी लगभग 53-54,000 के आसपास होती है। ओके, और ईयरली इंक्रीमेंट वगैरह कैसे रहता है? इंक्रीमेंट का वही सेम स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम है। ईयर में 2 बार आपका डीए बढ़ेगा और एक बार आपका 3% का बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा। ओके। स्टूडेंट ठीक यदि सर। शॉर्ट में बोलें तो प्रोबेशन के दौरान आपको 20 300 20 400 के लगभग मिलेंगे नेट। जो बाकी कट रहा है वो अलग है। प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद आपको 53 54 इन हैंड मिलेंगे। बाकी जो इंक्रीमेंट डीए वगैरह का इन्होंने बताया ही, मेडिकल का भी इन्होंने बताया। और हाँ अभिषेक सर, एक वो पेंशन वगैरह हाँ वाला कुछ आप बता रहे थे। हाँ, इसके अलावा एक मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है नहीं, वहां पर तो न्यू पेंशन स्कीम वगैरह का सीन है। तो क्या अभी आपके जेवीएनएल के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है? जी सर, ओल्ड पेंशन स्कीम को एप्लीकेबल हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। हम्म। स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी 5-7 महीने लेट अप्लाई हुई थी, लेकिन अभी सारे एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड है। ओके, और इसका क्या बेनिफिट है वो भी अगर आप स्टूडेंट को बता पाओ तो। इसका सर अपने ये है कि जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं थी, उस टाइम था कि रिटायरमेंट पे आपको खुद का पैसा प्लस इतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर जमा करवाता था, वो एक साथ मिलता था। लेकिन अब आपको जो खुद का पैसा कटा है वो तो मिलेगा ही, साथ में पर मंथ आपको एक पेंशन भी मिलेगी। वो पेंशन आपकी जो लास्ट सैलरी होगी उसकी आधी लास्ट होगी। सैलरी उसकी बेसिक प्लस डीए की 50% होती 50% हो जाएगी। है। एक जी सर। और छोट एक डाउट है रहता है स्टूडेंट्स को, हालांकि मेरे को तो नहीं, एक डाउट रहता है स्टूडेंट को कि आपको जो 2 साल प्रोबेशन के अंदर जो कम रुपए मिले आपकी सैलरी से, है ना, तो क्या उसका जो डिफरेंस है वो क्या आपको बाद में मिलता है क्या? जी नहीं सर, वो बाद में नहीं मिलेगा, आपको फिक्स पे मिलेगी। प्रोबेशन पूरा होने के बाद नई सैलरी वो प्रोबेशन जैसे कंप्लीट होगा तब चालू होगी। ओके। जेपी सर। स्टूडेंट, बहुत ही शानदार पर्सन नॉलेज से भरा वीडियो है। अभिषेक सर ने ये बहुत अच्छा पर्सन पूछा है कि प्रोबेशन के दौरान जो सैलरी है वो कम मिल रही है, तो वो जो डिफरेंस है वो बाद में मिलेगा क्या? वो बाद में नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लग रही है क्या? लग रही है, लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी। एक छोटा सा पॉइंट ये रहता है कि गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लागू करती है, फिर ये कॉरपोरेशन रहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बाद में उसको अडोप्ट करते हैं। तो 5 7 महीने बाद में इन्होंने अडोप्ट किया, लेकिन अडोप्ट कर लिया है। तो आगे भी कोई वेतन आयोग वगैरह या कुछ भी आता है तो इनमें 2 4 महीने का गैप हो सकता है कि जो भी वेतन आयोग लगेगा वो बाकी में पहले लग गया और इनमें 2 4 5 महीने बाद में लग रहा है। और
बजरंग जी, एक बच्चे की ये क्वेरी है कि प्रोबेशन के दौरान बहुत कम सैलरी मिल रही है, इस सैलरी में कैसे सरवाइव करेंगे, तो तैयारी करें नहीं करें? सर ये तो 2 साल निकालने हैं। आप 2 साल के बाद की सैलरी कैलकुलेट करते करते आराम से निकाल सकते हो। 24 महीने कोई ऐसे लंबी जर्नी नहीं है। आप आराम से निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोई सी भी जॉब हो राजस्थान गवर्नमेंट की, आपको निकालना ही पड़ेगा। केवल ये स्पेसिफिक यही वाली जॉब नहीं है, आपको सब जगह प्रोफेशन में इतनी ही सैलरी मिलेगी। स्टूडेंट बिल्कुल। कंक्लूजन ये है कि यदि आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन है तो आप वो कर लीजिए। यदि ये आप करना चाहते हैं तो 2 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर आपकी टेंशन ख़त्म है। एक लाइफ टाइम के मेरा लिए। पर्सनल विचार है कि किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन के दौरान कम सैलरी हो, सेंट्रल में भी नहीं है। और इस वैकेंसी में तो आप बन रहे हो जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के बाद डब्ल्यू सेकंड होता है, फिर डब्ल्यू फर्स्ट, फिर एओ होता है। जूनियर अकाउंटेंट को जो वर्क सौंपा जाता है वो डब्ल्यू सेकंड वाली पोजीशन का दिया जाता है, जनरली एआरओ बनाया जाता है। तो काम तो आप दे रहे हो उसको एक लेवल ऊपर वाला और सैलरी दे रहे हो आधी। और प्रोबेशन के दौरान भी वही सब चीज़ें कि नोटिस आ रहा है 3 कार्य दिवस के अंदर जवाब दें वरना कार्यवाही, वो जो चीज़ें हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फुल ले रहे हो और सैलरी आप कम दे रहे हो। तो बस कभी ये बात पहुँचे अधिकारियों तक, गवर्नमेंट तक, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है बजरंग जी, अगला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जनरल पोर्शन की प्रिपरेशन कैसे करें अभी। हाँ, जनरल पोर्शन की प्रिपरेशन कैसे करें, जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके वगैरह है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट को उससे डर लगता है, सभी बच्चे बीकॉम वाले हैं। तो आपको जो भी रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट, बुक्स, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो भी रेफ़र करना हो, जो भी तरीका हो, वो सब अच्छे से बताइए। सर जनरल पोर्शन जैसे आपने बताया कॉमर्स स्टूडेंट सभी का वीक होता है और मेरा भी ऐसा ही था। तो इसमें अगर आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते जैसा कि मैंने किया था, तो आप सेलेक्टिव सब्जेक्ट उठा लीजिए। उनको आप कोशिश कीजिए कि जैसे रीजनिंग मैथ्स किसी की अच्छी होती है तो उनके जो 8-8 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप एक भी गलत नहीं करो, उसमें आप पूरा 100% दे दो। और जैसे मैंने किया था हिंदी और इंग्लिश, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो आपको पढ़ना ज़रूर है। मैं इनको कंप्लीटली छोड़ के गया था। फिर भी इतनी कट ऑफ इसमें नहीं जाएगी, जैसे 200 में से 160 या 70 नहीं जाएगी, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। और जीके का ये है कि जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है तो 100% आप कर नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या है, आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसा रहता है, वो जैसे 32 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से आप ये मान लो कि 15-16 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा आप डीप में पढ़ोगे तो भी हो सकता है आपसे नहीं हो। और बाकी के 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 20 से 22 या फिर 16-17 मान लो, वो ऐसे रहेंगे जो किसी भी टॉपिक की जो पहली लाइन है वहां से उठाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे राजस्थान में अपने कितने जिले हैं या फिर नए कितने जिले क्रिएट हुए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाए। हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा समरी आप जरूर पढ़ें। अगर आप डीप में कर सकते हो तो अच्छी बात है। किसी स्पेशल पहले से एक बुक आप सेलेक्ट कर ले, इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीके का पोर्शन आपको हर बुक में ऐसे मिलेगा कि कम ही पढ़ा है मैंने, उसमें हर बुक में नई चीज़ें आएगी। तो आप टॉपिक सेलेक्ट करें, टॉपिक में बस फिक्स रखें कि भाई मुझे ये पढ़ना है, ये डीप में पढ़ना है। और बिल्कुल भी जैसे कोई टॉपिक है वो छोड़ के नहीं जाएं, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो। चलो मेरा निकल गया, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कंप्लीटली किसी टॉपिक को छोड़ें। थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको हर चीज़ पढ़ के जानी चाहिए। कोई बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेलीग्राम चैनल, बुक्स वगैरह रेफ़र करना चाहें? सर इसकी मैंने सेल्फ ही करी थी, तो कोचिंग वगैरह मैंने करी नहीं थी इसकी। सेल्फ भी तो कुछ आपने इकट्ठा किया होगा या सेल्फ क्रिएट कर रहे थे? जा सेल्फ में जाके। सर एक सर बुक थी अपने राजस्थान जीके की, लक्ष्य, हम्म। उसको मैंने रेफर किया था। और उस टाइम तो वही चल रही थी, अभी का मुझे ध्यान नहीं है। और मैथ और रीजनिंग में इतना कुछ हार्ड आता नहीं है, तो नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया नहीं था। स्टूडेंट अगर समराइज करें तो बजरंग जी का ये कहना है
कि जो जनरल पेपर है उसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सा कोर्स है, कौन सी बुक्स है। मैटर ये करता है कि आपको करके जाना है, किसी भी बुक्स, किसी भी कोर्स, किसी भी रिसोर्स से आप कर लें। दूसरी बात, यदि आपके पास टाइम है सब कुछ कीजिए, टाइम नहीं है तो सेलेक्टेड कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं तो कम से कम उनके क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बाकी पूरा पढ़ सकते हैं तो पूरा ही पढ़िए। एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ जाओ हो सकता है वो आपसे नहीं हो पाए, हो सकता है हो भी जाएँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफ़िनेटली आपसे होने ही चाहिए। इसमें एक मेरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे राजस्थान जियोग्राफी में आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो पूरी जियोग्राफी का निचोड़ होता है और भी होता है। ऐसा ही पॉलिटी वगैरह के अंदर तो पहला पहला चैप्टर आपको ज़रूर से करके जाना चाहिए। और एक हमारी ये भी एडवाइस रहती है, पहले बजरंग जी से पूछते हैं। बजरंग जी, ये इस प्रकार के एग्जाम में सिलेक्शन जनरल पोर्शन कराता है या कॉमर्स पोर्शन कराता है? कुछ बच्चों को लगता है कि कॉमर्स तो सभी करेंगे, जनरल पेपर पढ़ो। सर ज़्यादा जो अपना वेटेज है वो कॉमर्स वाले का है, तो सिलेक्शन तो कॉमर्स पोर्शन से ही होगा। लेकिन जनरल पोर्शन में भी अब क्या है कि थोड़े थोड़े, जैसे कॉमर्स में आप 120 में से 90 या 100 नंबर ले आए, लेकिन कट ऑफ तो 130 से 40 जाएगी, तो 50% मार्क्स तो आपको उसमें भी लाने पड़ेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट है आपको मेन फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए। उसमें जनरल पेपर में आप ये कर सकते हैं, जैसे सेलेक्टेड टॉपिक, या फिर आप एक टारगेट रख सकते हैं कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ का मैं आप लोगों से प्रोमिस कर रहा हूँ कि बजरंग जी ये जो भी जवाब दे रहे हैं ना वो इससे पहले हमने नहीं सुने हैं। ये पहली बार ऑन कैमरा पर डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बजरंग जी की बातें सुन करके आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो वही बोल रहे हैं जो सीएमजे वाले डेली बोलते हैं। होता क्या है कि हमने इतने सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके ही वो स्ट्रेटेजी और गाइडेंस बनाई हुई होती है। हमने उन बच्चों से सीखा है, हमने उनको नहीं सिखाया है, उन बच्चों से हमने सीखा। हम आपको बताते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप इंटरव्यू में बताते हो हमने इन चीज़ों को फॉलो किया, उन्हीं से वो स्ट्रेटेजी बनती है। तो बजरंग जी ने बताया सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराएगा, लेकिन जनरल पेपर कम से कम 50% क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। अभिषेक सर। बजरंग जी, अगेन मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टूडेंट के मोटिवेशन से रहेगा, मतलब कि जो मोटिवेशन उनको मिलता है सैलरी वगैरह से रिलेटेड वहीं से रहेगा। कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट होती है, आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर, अपने मंथली एक अमाउंट अभिषेक सर, कटती है। आपका वीडियो धुंधला क्यों शो हो रहा है मुझे? किसका? आपका वीडियो मेरा? थोड़ा धुंधला शो हो रहा है। सेटिंग में ना एक रिजोल्यूशन में आता है सेंड रिजोल्यूशन, उसको इंक्रीज करके देखो आप। हाँ अभिषेक सर, हाँ बजरंग जी आप बताइए। सर इसमें अपने एक मंथली अमाउंट डिडक्ट होती है आरजीएचएस के नाम से, जिसमें जन आधार के अंदर, मतलब आपके जो भी फैमिली मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं वो सारे कवर्ड होंगे। अगर उनके आप ओपीडी का, जैसे जनरल कोई सर्दी जुकाम हो गया, उसका आप अगर ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हो तो पूरे साल की आपकी स्पेसिफिक हॉस्पिटल होते हैं उसमें 30,000 तक का आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अगर आपका उसमें कोई बड़ी बीमारी है जिसमें आपको भर्ती होना पड़ रहा है, तो आपको लगभग 1 साल का 10 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस कवर होता है 10 लाख तक का। ठीक है, आपके यहाँ पर लाइट गई है क्या बजरंग जी? जी सर, लाइट चली इंटरनेट गई। तो नहीं रुकेगा? नहीं है, मोबाइल से कनेक्टेड है, फाइबर बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तो अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है किसी बुजुर्ग के और 15 20 25 लाख रुपए का खर्चा है तो वो कवर है नहीं है? 10 लाख तक सर इसमें कवर हो जाएगा। बाकी का जो एक्सेस है वो आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है। बजरंग जी, मैं इस सवाल पर बाद में आऊँगा कि आपने जॉब के बाद प्रिपरेशन कैसे की। पहले अपन उसी चीज़ पर रहते हैं, जब आपका बेरोजगारी वाला दौर चल रहा था उसी पर अपन रहते हैं। तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि कॉमर्स पोर्शन की प्रिपरेशन आपने कैसे की, कितने घंटे पढ़ते थे, नोट्स वगैरह कैसे बनाए, और इन चीज़ों के बारे में बताना। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि आपके पास
कोर्स और कंटेंट किस किस इंस्टीट्यूट टीचर वगैरह का था जिनसे आपने पढ़ा और आपकी सफलता में योगदान रहा? किसी को भी मत छुपाना, चाहे कोई भी हो। सर जैसा कि जनरल पोर्शन का मैंने बता दिया, किसी कोचिंग से मैंने ट्यूशन वगैरह नहीं ले रखी थी। और सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमर्स मेरी जान में एक आपका जो एक कोर्स था, जो वीडियो कोर्स था, जिसमें फुल वीडियोस थे सारे सब्जेक्ट्स के, एक वो ले रखा था। उसके बाद आपने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी, वो मैंने ले रखी थी। और जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट थोड़ी दूर होती जा रही थी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रहता है कि 1.5-2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, पिछली बार थोड़ा सा डिले हो गया था। तो लास्ट में जाते जाते मैंने दीपक सर की एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन की थी। तो टोटल ये 3 कोर्स थे जो मैंने जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में जिनसे गाइडेंस ली थी। ठीक है। तो स्टूडेंट कोर्सेज इन्होंने बताया कि हमारा कॉन्सेप्चुअल एंड 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट था, और दीपक सर अकाउंटिंग गुरु स्वामी विवेकानंद वाले, उनकी भी टेस्ट सीरीज थी। केवल अपने सब्जेक्ट की वो करवाते थे, इस बार का मैंने देखा नहीं वो क्या करवा रहे हैं। और विद वीडियो सॉल्यूशन करवाते हैं और अच्छा करवाते हैं, अनबायस्ड वीडियो है और अच्छा कराते हैं वो अपने सब्जेक्ट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, जब 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट चलते थे तो उसमें हम कैश प्राइज रखते थे 300-400 रुपए पर डे का। तो बजरंग जी जैसे बहुत कम टाइम में उन क्वेश्चन को कर देते थे, तो टेलीग्राम में मैसेज आते थे कि इसी बच्चे का आ रहा है, इतने कम टाइम में कैसे कर दिया, चीटिंग वगैरह चल रही है। अभी जैसे जो एमसीक्यू खजाना में डेली टेस्ट होते हैं, उनमें भी बच्चों के मैसेज आ जाते हैं कि 3 मिनट में कैसे कर दिया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं तो वो कर देते हैं। बाकी इनका कोर्स और सब कुछ एक तरीके से फ्री हो गया था। बहुत सारे में इन्होंने कैश प्राइज जीता था। बजरंग जी, ये सही है। बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कौन से नोट्स आपने रेफर किए, और ये जो आपने इंस्टीट्यूट के कोर्स बताए इनके अलावा भी कुछ आपने रेफर किया हो? सर 18 में सीए छोड़ने के बाद, जैसे मैंने बताया, एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं एक दूसरी वैकेंसी आ रखी थी एएसओ, उसकी प्रिपरेशन करने के बाद में उसमें हुआ नहीं था मेरा। 2020 में, 2020 जनवरी मंथ था शायद, उसमें मेरा रिजल्ट आया था। डीवी में भी हुआ नहीं था, कोई मार्जिन से रहा था मैं। उस टाइम एकदम ऐसे हो गया था कि सीए छोड़ के मैंने गलती कर दी। तो मतलब ये एक डीमोटिवेट जैसा हो गया था। लेकिन तब मैंने यूट्यूब खोला, मैं कहा कॉमर्स के लिए और क्या क्या ऑप्शंस है। तो इतना ध्यान था नहीं मुझे पहले कि भाई और भी कोई वैकेंसी आती है, तो मैं सर्च कर रहा था। तो अभिषेक सर का एक वीडियो आया जिसमें ये बता रहे थे कि अपने जेवीवीएनएल की जो जूनियर अकाउंटेंट और एओ की वैकेंसी है वो अब आने वाली है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी आएगी। तो मैंने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया कि भाई एक ट्राई तो मैं इसमें और करूँगा, क्योंकि पहले मैंने एग्ज़ाम दे रखा था तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया था कि मतलब कुछ इसमें प्रिपरेशन करके अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने सीएमजे का कोर्स ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही जनवरी मंथ मान लो, और अपना एग्ज़ाम जो हुआ था सितंबर शायद 2021 में हुआ था। तो 1.5 से 2.25 साल का जो टाइम था, उसमें मैंने लगातार, स्टार्टिंग में जब तक वैकेंसी नहीं आई थी 6 से 7 घंटे मैं तब भी पढ़ाई करता था। जैसे ही वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आने के बाद ये टाइम मैंने जस्ट डबल कर दिया था। तो डबल में अब ऐसे इतना कोई वाइड सिलेबस इसका था नहीं। मैं हमेशा जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसको इतनी बार, जैसे 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार मैं रिपीट कर चुका था। तो वो दिमाग में वो चीज़ें छप चुकी थी एकदम। वो अच्छे से मैंने आपके सारे वीडियोस देखे। फिर आपने थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन किया था कॉमर्स मेरी जान को, फिर आपके वीडियोस और आए, मैंने वो भी बहुत अच्छे से लगाए, लगभग वो सेम ही थे, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो वही जो एग्जिस्टिंग नोट्स थे उसमें मैं वो ऐड ऑन करता गया, उसको बार बार रिवाइज करता गया, और एकदम अच्छे से मतलब वो सेट हो गई थी। ऐसा था कि इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो नहीं छोड़ने वाले। जो इंस्टीट्यूट का कंटेंट था उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ा हो? इंस्टीट्यूट का तो सर ऐसा था, जैसे आपकी पहले वीडियो देख ली, अब टेस्ट में कोई एक आधा नया क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जैसे वीडियो में तो एक्सप्लेन करते ही थे, तो वो क्वेश्चन तो हो ही गया, लेकिन मुझे जैसे लगे कि यार थोड़ा इससे रिलेटेड मुझे और देखना चाहिए। तो तब मैं थोड़ी सीए इंटर वाली बुक्स उठाता था, और उसमें कोई एक आधी कोई नई चीज़ मिली तो वो नोट्स में ऐड कर लेता था। ठीक है। वैसे ओके। तो लगभग तो कवर होता ही था, वो सारी चीज़ें सेम ही होती थी। कोई थोड़ा-सा लैंग्वेज का और कुछ नया पॉइंट आ जाता तो ऐड कर लेता था।
और काफी सारे इंस्टीट्यूट कहते हैं कि सीएमजे का जो कोर्स है वो डेप्थ में है ना, बहुत डेप्थ में तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि बहुत लंबा है, 400 घंटे का कोर्स है। आवाज आ रही है मेरी जेपी सर? आ रही है सर, आ बिल्कुल। रही है। ओके, है ना। तो मैं ये मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो पूरा का पूरा कोर्स हमारा पढ़ा ही है, जी क्या सर। कोर्स में कोई भी ऐसे टॉपिक है जो कि आपको लगता है कि नहीं सर ये तो करवाने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर हमारी जो क्लासेस जो कहते हैं कि लेंथी है, क्या वो एग्जाम के लिए आपको यूजफुल नहीं लगती? मतलब कि समझ में, मतलब कि वही कंटेंट अगर मैं आपको 5 मिनट में देता, या फिर वो एक एक कंटेंट मैंने आपको 1 घंटे में दिया है, तो क्या वहां पर वो 1 घंटे की क्लास आपको यूजफुल लगती है या या नहीं लगती है? या फिर जो एमसीक्यूज है 21 हाई क्वालिटी मॉक हाँ, टेस्ट या कॉन्सेप्चुअल कोर्स के, उसमें तो 2-2 घंटे उनके के। वीडियोज की जरूरत भी है या फिर वो अननेसेसरी, हाँ, मतलब हम ऐसे ही हाइप सर क्रिएट करते हैं। आपके लिए सर यूजफुल जैसे रहे या हम्म, नहीं रहे? जैसे मैं सर सीए स्टूडेंट था, हम्म, तो जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कोस्टिंग है, एफएम है, वो मुझे पहले से ठीक थे, मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो वो क्लासेस मुझे ऐसा लगा कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको तो सर सभी स्टूडेंट्स को देखना है, बिल्कुल जैसे बीकॉम हो, एमकॉम करके कोई सीधा आया हो, तो उनके लिए तो आपको बेसिक से चालू करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि मुझे आती है, तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा देता था, जैसे 2 सही। गुना या 2.5 टाइम्स ऐसे करके मैं देखता था, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई नई चीज़ मुझे मिल जाती थी। तो वीडियो की जो लेंथ है, अगर लेंथ भी आपकी सर ऐसे नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम जो जैसे जैसे एग्ज़ाम थोड़ा आगे टाइम जा रहा था, तो उस हिसाब से आप और नए वीडियो अपलोड करते जा रहे थे। और इसमें क्या होता है, जैसे वैकेंसी आने से एग्ज़ाम जितना ज़्यादा डिले होगा, पेपर का लेवल हार्ड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा, वो और प्रिपरेशन करेंगे। एग्जामिनर है, उनको भी ये पता है कंपटीशन से लोगों को बाहर करने के लिए, बच्चों को बाहर करने के लिए पेपर का पैटर्न थोड़ा हार्ड रखेंगे। तो जो डेप्थ में पड़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ऊपर ऊपर से बेसिक पढ़ के अगर मैं जाता, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो आपके वीडियोस बिल्कुल यूजफुल थे, मुझे इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं लगा जो मेरे किसी काम का नहीं था। कोई हो सकता है कि सिलेबस से बाहर, जैसे कंपनीज एक्ट मैंने पढ़ी थी, लेकिन वो भी मेरे बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें काम आ गई थी। स्टूडेंट, जेपी सर। मैं समराइज करता हूँ बजरंग जी की बातों को। एक तो इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2018 वाला भी एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें ये ओवर कॉन्फिडेंस की अपनी मिस्टेक मानते हैं। दूसरा, कोर्सेज वगैरह इन्होंने बताए ही, उसके अलावा इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ा, लेकिन स्टूडेंट है, पढ़ते पढ़ते उसने कोई भी क्वेश्चन किया, वो उसको समझ में भी आ गया, उसे लगता है कि इसके रिगार्डिंग कोई एक दो पॉइंट और मेरे को ध्यान आ रहे हैं जो मैंने पहले पढ़े थे। जैसे मान लो कि एफएम में आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ी, वो सब कुछ आपने पढ़ लिया, फिर आपको ध्यान आता है कि भाई मैंने इसका कुछ अलग डायग्राम देखा था या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो इनको रेफ़र करना था, वो इन्होंने रेफ़र किया। डेली जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक ये 6-7 घंटे स्टडी करते थे, और एग्ज़ाम टाइम पर इन्होंने जस्ट डबल कर दी थी। डबल आप कर लेना, मैथ आप लोगों की अच्छी है। और एक जो ये चीज़ थी कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं या फिर सब कुछ करवा रखा है, एक बच्चे ने प्ले स्टोर पर नेगेटिव रिव्यू डाल दिया कि सीएमजे इसलिए सिलेक्शन दे रहा है क्योंकि सब कुछ करवा देता है। रिव्यू से ये नहीं समझ में आ रहा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव रिव्यू था। तो बजरंग जी ने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया कि देखो, इंस्टीट्यूट को सब कुछ कराना पड़ता है क्योंकि बच्चे अलग अलग टाइप फन। के हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको आती है, कि भाई अभी अभी बच्चा सीए इंटर का एग्जाम दे करके आया है और इनकम टैक्स जीएसटी उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप या तो छोड़ दो, या फिर उसके केवल एमसीक्यूज कर लिए, केवल नोट्स की रीडिंग लगा ली, या स्पीड बढ़ा करके वीडियोस रिगार्डिंग। देख लिए, या अकाउंटेंसी में जो भी बेसिक वाली चीज़ें हैं उनको आपने स्पीड बढ़ा करके देखा, ऐसे कर लिया। और जो चीज़ें आपको कम आती है उनको डेप्थ में कर लिया। करना तो आपको पड़ेगा। पड़ेगा बाकी ही मेरी पड़ेगा। एडवाइस ये रहती है कि स्पीड बढ़ा करके उनको देख लें एक बार, या फिर नोट्स की रीडिंग लगा लें, एमसीक्यूज कर लें, तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी जो नहीं आता वो अच्छे से करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो डेप्थ में करके जाएगा, ऐसा बजरंग जी कहते हैं। एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एग्ज़ाम जितना डिले होता जाता है पेपर उतना डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो जैसे एग्ज़ाम होना था फिक्स समय पर, और इनका जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गया, मान लो 2-2.5 महीने डिले हो गया, तो आप ये नहीं मान सकते कि भाई मेरी तो तैयारी कंप्लीट हो गई थी 2-2.5 महीने पहले, वैसा ही आएगा, वैसा नहीं आएगा, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बिल्कुल। हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि इस एग्ज़ाम को लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं, पिछले वाले एग्ज़ाम को। तो जब 2-2.5 महीने से
कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो क्या 5 साल में कंपटीशन नहीं बढ़ा होगा, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आया होगा? ये हम आप पर छोड़ते हैं, इस चीज़ के बारे में आप सोचिए। अब बजरंग जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये बताइए पहले तो, आपकी मैरिज हो गई क्या इस पीरियड के मेरी दौरान? सर मेरी काफ़ी जल्दी हो गई थी। जो वही। सीए छोड़ने का रीज़न था 2018 में, वो मैरिज की वजह से ही था। मेरा जो 22वां बर्थडे था वो मैरिज के बाद ही आया था, तो लगभग 21 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, तभी हो गई थी जब हाँ प्रिपरेशन कर रहे ये थे? पापा हैं बजरंग जी। स्टूडेंट, बहुत अच्छी अच्छी बातें बजरंग जी हमें बता रहे हैं। नेटवर्क इशू के कारण वीडियो में एक कट लगाना पड़ा है। तो बजरंग जी, अगला पर्सन मेरा ये है कि आपने बताया जब आप बेरोजगार थे तब आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, कितने घंटे की। लेकिन मेरा पर्सन अब ये है कि अब आपका एपी एबीएसटी में सिलेक्शन हुआ है, तो जॉब के बाद एक तो मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि वो वाला जज्बा नहीं रहता कि भाई बेरोजगार रह जाएंगे, वो डर नहीं होता। तो जॉब के बाद खुद को मोटिवेट कैसे रखा कि और बड़ी पोजीशन पर जाना है? कितना टाइम अब निकाल पाए प्रिपरेशन के लिए? कलीग्स वगैरह का कितना सपोर्ट मिला जब उनको पता चला कि आप तो डिपार्टमेंट को छोड़ करके कहीं और जाओगे? उन्होंने सपोर्ट किया, परेशान किया? उस अनुभव के बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मोटिवेशन की बात करते हैं। जब मैं जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मेरा यही था कि भाई जो भी कोई भी वैकेंसी आ रही है उसका फॉर्म मुझे भरना है। इससे क्या होगा, मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन वो रिपीट होते रहते हैं, तो थोड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। एओ का भी मैंने इसी तरह से फॉर्म भरा था और वो एग्ज़ाम दे के आया, लेकिन उसमें एलिजिबल था नहीं, इस वजह से भर दिया। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का था, इसमें भी मैं एलिजिबल नहीं था, नेट मेरी हो नहीं रखी थी, लेकिन पीजी हो रखी थी। तो जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का सितंबर में एग्ज़ाम था, उससे अगले दिन मेरा इसका एपी का एग्ज़ाम था जयपुर। तो पहले मैं जाने वाला नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि अब फॉर्म भर दिया तो एक बार दे के आ जाते हैं। एग्ज़ाम मैंने दिया, फिर एग्ज़ाम अच्छा चला गया। अपने आंसर किया ही तो मार्क्स थोड़े ठीक बैठ रहे थे, तो मैंने फिर नेट का भी दिया। तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आने से पहले मेरी नेट भी क्लियर हो गई। तो इस तरह से मैं इंटरव्यू दे के आया। फिर इसमें क्या हुआ कि प्रिपरेशन मेरी थी नहीं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आया कि फाइनल कट ऑफ से मेरे 3 नंबर कम रहे थे। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आ गया कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करता तो इसमें मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाता। तो एक तो यहाँ से मोटिवेशन मिल ही गया था कि मुझे इसमें जाना चाहिए। तो अपने सामने रास्ता क्लियर था, बस ये था कि इसको अब अप्लाई करना है। तो मेंटली मैं प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब जब कोई जॉब में होता है तो ये चीज़ें, आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत सेकेंडरी हो जाती है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रहेगा कि उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। तो इस मामले में जो जहाँ मेरी पोस्टिंग है, एओ ऑफिस बाड़मेर में, तो इस मामले में हमारे जो भी एओ थे, 2 एओ आए थे, जिसमें पहले थे उनका बाद में ट्रांसफ़र हो गया। जीके का पेपर मैंने उन्हीं के अंडर दिया था। तो दोनों एओ इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, ये मतलब ऐसा मान लीजिए कि ऐसे एओ या फिर ऐसे बॉस आपको किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेंगे। मैं उनका नाम लेके उनको ज़रूर थैंक यू कहना चाहूँगा। एक हमारे जीके के टाइम पे थे पेमाराम जी चौधरी, जिन्होंने फुल कोऑपरेट किया, फुल सपोर्ट किया। और उनके बाद जैसे ही जीके का पेपर हुआ, ट्रांसफ़र खुले और फिर संदीप जी बिश्नोई आए। संदीप जी बिश्नोई को आप सब जानते होंगे, वन एग्ज़ाम वो चलाते हैं। तो उन्होंने, उनके टाइम पे मेरा सब्जेक्ट का पेपर था। वो इतने काइंड काइंड पर्सन है कि मतलब उनको मैंने सिर्फ बताया था कि सर मेरा एग्ज़ाम है। उन्होंने मुझे काम से बिल्कुल ऐसे फ्री कर दिया कि आप बस अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। आप आओ, ऑफ़िस टाइम में बैठो और यहाँ पे आप चाहे तो अपनी बुक्स ला सकते हो, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हो। और मैंने भी वैसा ही किया। मैं जाता था, ऑफ़िस को मैंने लाइब्रेरी बना दिया था, काम थोड़ा बहुत होता था तो वो कर लिया। और जैसे कोई थोड़ा ज़्यादा बर्डन वाला होता है, वैसे था नहीं ये ऑफ़िस में इतना कुछ। तो वो संदीप जी क्या करते थे, खुद एक मतलब एओ के जूनियर अकाउंटेंट का काम वो कर देते थे। तो उनका जो सपोर्ट रहा था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टैग मिला है, वो सिर्फ पेमाराम जी और अपने संदीप जी बिश्नोई की वजह से मिला है। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद आज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता। और साथ में हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है, ज़्यादा है नहीं यहाँ पे बाड़मेर में, इतने स्टाफ है नहीं, कम है। तो उनका भी भरपूर
मुझे सपोर्ट रहा। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये ऑफिस में आके पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, काम नहीं कर रहा या छोड़ के जाएगा। इस तरह की ऐसी बातें कभी मुझे सुनने को नहीं मिली। इसमें सबसे पहले देखो सर, मैं उनका नाम लूंगा, अगर आपके रेलेवेंट नहीं हो तो आप भले ही 2 नहीं मिनट नहीं, स्किप। नहीं नहीं नहीं, सब रिलेवेंट बिल्कुल है। आप लीजिए। सर सर, उनमें सर एक हमारे है चन्नाराम जी चौधरी, जो कि डब्ल्यू सेकंड है। अमित जी कुमार, वो बिहार से हैं, डब्ल्यू सेकंड। मोतीलाल जी पाटोदिया, बड़े भाई के जैसे हैं, काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने। तो 3 तो ये थे। एक गिरीश जी है जो ट्रांसफ़र होके चले गए। हमारे सिर्फ 4 डब्ल्यू सेकंड है ऑफिस में, और हम 4 जूनियर अकाउंटेंट हैं, जो हम चारों एक ही बैच के हैं, 2022 के, जिसमें एक मैं हूँ, नवरत्न जी शर्मा, बालकृष्ण जी जीनगर। बालकृष्ण जी जीनगर हमारे ऑफिस के गोविंद है, आप भी उनको जानते होंगे सर। क्या उनको तो सर क्या नाम है? बालकिशन जी ने गया। बालकृष्ण जी जीनगर, हाँ। सबसे पहले उन्हीं की रिक्वेस्ट आई थी कि बजरंग जी का इंटरव्यू करवाओ, कम से कम उन्होंने 10 मैसेज सेंड कर रखे हैं मुझे। उनके सर ये था कि वो जितना मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, उससे कई ज्यादा गुना उनको मुझ पे भरोसा था कि भाई ये बंदा पेपर क्लियर कर लेगा। तो मतलब सबका एकदम प्रॉपर सपोर्ट रहा, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। एक और है दीपिका मैडम, वो भी जूनियर अकाउंटेंट है। तो सब कुछ, अगर मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ तो इनका फुल एकदम सपोर्ट रहा। अपनी ऑफिस टाइमिंग 9:30 से 6 बजे रहती है, जिसमें मैं लगभग 3-4 घंटे काम करता था, बाकी मैं पढ़ाई करता था। इतना लोड था नहीं, तो घर पे भी एकदम मेंटली फ्रेश आता था। तो घर पे भी आप देख लो कि 8 बजे खाना वाना खा के 8 से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पढ़ता था, और 1 घंटे सुबह। तो टोटल आप मेरी पढ़ाई के मान सकते हो लगभग 7 साढ़े 7 घंटे मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि इसमें सिलेबस अपना जूनियर अकाउंटेंट का सेम था। तो मुझे नया कुछ पढ़ना नहीं था, बस थोड़ा सा ये था कि पुराना जो है उसको रिवाइज करना है। इस हिसाब से जितना टाइम मिला मैंने पढ़ाई करी, और रिजल्ट सर आपके सामने है। स्टूडेंट, मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, बजरंग जी की ये आदत रही है कि जब वो JVBNL वाली प्रिपरेशन कर रहे थे तभी से फॉर्म ज़रूर भरते थे हर एग्ज़ाम का, चाहे एलिजिबल हो या नहीं हो, उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इन्होंने तब APA-BST का भी फॉर्म भरा था, आपको पता है AO का भी भरा था। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे AO में, MCOM में परसेंटेज नहीं होने के कारण रहे, APA-BST में 3 मार्क्स से रहे। तो इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि अगर अपन APA-BST में 3 मार्क्स से रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। इस दौरान इन्होंने लगभग 7-8 घंटे प्रिपरेशन की। अब वाली APA-BST के अंदर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर मेरा ऐड कर रहा हूँ। जब आप बेरोजगार होते हैं, सफलता आपके पास नहीं होती है, तब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैच्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। जिन चीज़ों को आप 2 घंटे में पढ़ सकते थे, उन चीज़ों को आप 1 घंटे में कर सकते हैं, वो बदलाव आता है। और इनकी जो पोस्टिंग चल रही थी वो AO ऑफिस में थी। AO ऑफिस में वर्क बर्डन कम था, इसका इनको बेनिफिट मिला। और सबसे ज़्यादा जो इनको बेनिफिट मिला, इनके सीनियर्स और कलीग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। स्टूडेंट, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, केवल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। कोई भी डिपार्टमेंट एक इंटेलिजेंट बंदे को नहीं छोड़ना चाहता है, वो पूरी कोशिश करता है कि इसकी तैयारी मत होने दो, ये डिपार्टमेंट को छोड़ करके नहीं जाएं। ऐसे हर्डल क्रिएट किए जाते हैं। यदि आपको अच्छे सीनियर मिल रहे हैं, अच्छे कलीग्स मिल रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप बहुत 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 ज़्यादा लक्की है। तो जिन भी लोगों का सपोर्ट रहा, नाम मुझे 2 ही याद हो पाए हैं, संदीप बिश्नोई जी और बालकृष्ण जिनेगर जी। चन्नाराम बालकृष्ण जी। जी से मेरी परसों ही कॉल पर बात हुई। उन्होंने 10-12 बार कम से कम रिक्वेस्ट की बजरंग जी के इंटरव्यू के लिए। और संदीप सर को आप जानते ही हो, बहुत ही नाइस पर्सन है। कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कि जो जूनियर अकाउंटेंट का काम है वो उन्होंने खुद ने करना पड़ा चाहे, और ये कहा कि आप बिल्कुल तैयारी करो। तो कॉमर्स मेरी जान भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है वन एग्जाम वाले संदीप सर का। और सभी को ऐसे ही सीनियर, ऐसे गार्जियन, ऐसे मेंटोर जरूर मिले। अभिषेक सर। बजरंग जी, मैं इसी के संदर्भ में आपको पूछना चाहता हूँ कि एक ओवरऑल है ना, कि एक ओवरऑल, क्योंकि आप तो ये ऑफिस में थे है ना,
तो आपने तो अभी अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं जेवीएनएल की बात करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बिजली विभाग को ज्वाइन करना चाहता है, तो वहाँ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है, किस किस तरह के ऑफिसेज होते हैं, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, क्या आफ्टर वर्किंग आवर्स भी रुकना होता है, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है तो क्या वहाँ पर भी आपको बुलाया जाता है क्या, और जो लीव वगैरह रहती है उसका क्या सीन रहता है, मतलब कि आसानी से मिल जाती है या फिर नहीं मिलती है। एक ओवरऑल बिजली विभाग के बारे में अगर आप हमको बताना चाहोगे आपके 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सर जैसे सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद में काउंसलिंग में लगभग जूनियर अकाउंटेंट को 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आप सब डिवीज़न जिसे एईएन ऑफिस कहते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, और एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो सर्कल ऑफिस है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है एओ ऑफिस में, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें भी आप उनको भी 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक जो पब्लिक डीलिंग में अच्छे होते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, जिनको नए-नए लोगों से मिलना-जुलना ज़्यादा पसंद आता है, तो वो स्टूडेंट अगर चाहे तो एईएन ऑफिस को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पब्लिक को अच्छे से मैनेज करना आता है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफिस है। और एक दूसरा है सर, जैसे मेरे जैसे हैं जिनको बाहर की दुनियादारी से ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं होता, तो वो सर्कल ऑफिस चुन सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, लगभग उनका वही रेशियो रहेगा जो आपके सीट्स अवेलेबल है एईएन ऑफिस या एओ ऑफिस में, तो आप इस हिसाब से अपनी प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। रही बात वर्कलोड की, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है जितनी ऐसे बाहर चर्चा चलती है। आप ए ऑफिस में जैसे मेरी पोस्टिंग है, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके देखा कि भाई पूरे जो 9:30 से 6 की ऑफिस टाइमिंग है, उसमें आपको कितना काम करना पड़ रहा है। तो ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 घंटे मैक्सिमम मैक्सिमम आपको काम करना पड़ता है। जो इफेक्टिव आवर है वही आएंगे। एआरओ के लिए आप आधा घंटा एक्स्ट्रा मान सकते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पे वर्कलोड नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा होता है। मेरे जो साथी है वो एआरओ लगे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। और अब अगर अपन इसमें छुट्टियों की देखें, तो छुट्टियां आपको इतनी सारी छुट्टियां मिलेगी, तो एक बार इस छुट्टियों की लिस्ट देखोगे तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए नहीं होगा इसको ज्वाइन करने का। तो सर आपके पास अगर कैलकुलेटर, तो मैं बताता हूँ। अपने साल में 52 वीक है, 52 वीक में सैटरडे संडे फिक्स ऑफ होते हैं, तो लगभग 104 105 छुट्टियां ये हो जाएगी। तो और आपको 15 सीएल मिलेगी एक साल में आपको 30 15 या पीएल 12? मिलेगी। हाँ जी सर। सीएल कितनी है, 12 है ना? 15 है सर। डेट 15 है। मिलती है 1 महीने की डेट। हाँ, यहाँ 15 है सर। और 30 आपको पीएल मिलेगी। 10 आपको मेडिकल मिलेगी, अगर आप बीमार हो जाते हो तो 10 मेडिकल मिल जाएगी। बीमार इसके तो हो अलावा जाएंगे। 10 साल में 10 दिन तो हो ही जाते हैं। इसके अलावा सर आपको 2 फिक्स है, कलेक्टर हॉलिडे मिलेगी, और 2 आपको ऐच्छिक छुट्टियां मिलेगी। इनके अलावा सर जो गवर्नमेंट हॉलिडे है वो लगभग आती है 27 से 28, जिसमें अगर ऑन एन एवरेज पिछले 4 सालों में ये है कि 7-8 छुट्टियां सैटरडे संडे के दिन आ जाती है, तो नेट 20 छुट्टियां मान लेते हैं। अब आप टोटल करके बताइए कि ये टोटल कितनी छुट्टियां हो रही है। 183। मेरा 190 आ रहा है क्योंकि वो सरकारी छुट्टियां मैंने पूरी हाँ, ली है। वो सैटरडे संडे की 6 आप माइनस कर दीजिए, 183। तो साल के 365 दिन में से 183 तो आपको सिर्फ छुट्टियां मिल रही है। आपको सिर्फ लगभग 182 डेज काम करना पड़ रहा है। 6 महीने काम करके आपको 1 साल की सैलरी मिल रही है, और वो 6 महीने में भी जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है 8.5 घंटे की, उसमें से लेकिन वो आपके एवरेज वर्क सिर्फ 4 घंटे रहेगा। 30 4 ईएल लेते घंटों। नहीं ना कोई। जी सर। 30 ईएल कोई लेता नहीं है ना। पीएल नहीं लगे तो आप उसके पैसे एनकेस कर सकते हैं, तो वो भी 1 महीने की सैलरी जैसे ही हो गया। यहाँ पर आपके जो बिजली विभाग में ऐसा है ना कि साल की 30 ईएल मिलती है, पीएल मिलती है, उसमें से पीएल जी 15 पीएल का रुपया मिल जाता है उसी साल, है ना? 15 और 15 पीएल आप पीएल। एनगेज कर हाँ, सकते हो, और इसके बारे 15 में भी वो बता आपके दीजिए स्टूडेंट जुड़ती को। रहेगी। इसके जुड़ती बारे में रहेगी, थोड़ा सा रिटायरमेंट में बताओ। पैसे मिल जाएंगे आपको। जैसे इस- हम्म, जैसे सर 30 पीएल है, एक साल में आपने 15 के पैसे एनकेस कर लिए, आधे महीने की आपकी सैलरी आ गई। 15 जुड़ती रहेगी, रिटायरमेंट पे आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, जो भी मतलब कि आपकी लास्ट सैलरी उसके आप अकॉर्डिंग। 12 महीने काम करोगे और आपको 12.5 महीने की सैलरी मिलेगी। जी सर। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं बजरंग जी की बातों को समराइज करूं और अपनी ओपिनियन भी ऐड करूं, इन्होंने जो छुट्टियों को लेकर बात कही है उस पर एक छोटा सा जोक मुझे याद आ रहा है। जोक ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट जोक है। तो एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका थी,
उनकी सहेली ने उनसे पूछा कि हर बार तो आप स्वेटर 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर देते हो, इस बार 1 हफ्ता कैसे लग गया स्वेटर बुनने में? तो उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये छुट्टियों की पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफिसेज में और वहाँ पर काम को लेकर। लेकिन हम केवल अच्छी-अच्छी बातें नहीं बताएँगे, मैं अपनी ओपिनियन एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। बजरंग जी ने जो बताया उसको समराइज़ करें, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, 9:30 से 6 तक वर्किंग रहती है, 3 साढ़े 3 घंटे का काम रहता है। इन 4.5 सालों के दौरान ये केवल एओ ऑफिस में ही रहे थे। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एईएन ऑफिस में आप लग सकते हैं, एईएन ऑफिस में जाएँगे तो आप एआरओ बनेंगे। वहाँ पर 2 ही ऑफिसर हैं, एक एईएन साहब है, एक आप हो। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सभी आपके अंडर में हैं, चाहे वो जेईएन है, चाहे टेक्निकल है, आप वहाँ पर बॉस हो, एआरओ साहब हो, आपकी परमिशन के बिना वहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप और एईएन। दूसरा इन्होंने बताया सर्किल ऑफिस या एओ ऑफिस बोल सकते हो, जहाँ पर ये लगे हुए थे, वहाँ पर भी 2-3 ऑप्शन होते हैं कि एक्शन ऑफिस में आप लग रहे हो या इंटरनल ऑडिट वगैरह में लग रहे हो। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैं एओ ऑफिस में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में था और एआरओ भी मुझे बनाया गया था। अब इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो केवल एओ ऑफिस को लेकर के रहा, एआरओ वाला नहीं रहा। अब देखो जो एआरओ वाला वर्क है उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है। कुछ एईएन ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर 40,000 कस्टमर हैं, 40,000 कस्टमर पर एक सिंगल एआरओ है। अगर कस्टमर को बिल वगैरह की रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, उसको लगता है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो एआरओ के पास ही आएगा। तो उन 40,000 में से प्रतिदिन 1% भी आ रहे हैं, तो वो आपके पास ही आएँगे। तो एआरओ का वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने बताया आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मान लो, ऐसा नहीं है। कुछ ऑफिसेज में कम होते हैं जहाँ पर कस्टमर कम होते हैं, कस्टमर जाता ही नहीं है। राजस्थान के दूरस्थ इलाके हैं, रेतीले इलाके, उनकी बात अलग है। बाकी जो मेन इलाके हैं वहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया 40,000 कस्टमर है और जो यंग पीपल है वो तो ऑनलाइन कर लेते हैं, बिल विल भरना वो सब काम, वरना कस्टमर जाता है। और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, जैसे देखो कि जो ट्रेजरी ऑफिस में लगे हैं टीआरए जीआरए वाले, तो ट्रेजरी ऑफिस में कस्टमर नहीं जाता, पुलिस थाने में कस्टमर नहीं जाता। लेकिन बिजली विभाग ऐसा है, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना तो भी वो पहुंच जाता है, कि पास से गुजर रहा है उसको लगता है कि एक बार चला ही जाता हूँ। ऐसे ऐसे कस्टमर आते थे कि कोई दादी जी आ रही है, उनका एक ही सवाल होता था कि बेटा घर पे ना कुछ नहीं जलता, कुछ भी नहीं है हमारे घर पर, केवल एक बल्ब जलता है, वो भी खाना खाते वक्त 1-1.5 घंटे। ये हमारा इतना बिल, 800 रुपए का बिल कैसे आ गया, ये बताओ आप मुझे। तो इस प्रकार के कस्टमर आ जाते हैं, थोड़ा सा वर्क बर्डन बढ़ जाता है, लेकिन आपको सर डरने इसमें की ज़रूरत एक नहीं एक है। चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा ए, सर। एक सेकंड, एक बार मैं कंप्लीट कर हाँ दूं। तो ये जो जी सर। थोड़ा सा वर्क बर्डन आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन ये शुरुआत में लगेगा, 5-7-8 महीने, साल भर के बाद में आपके पास इतने तरीके आ जाते हैं कि जो काम 30 दिन में होना था वो 4 दिन में हो सकता है। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बना करके भेजनी होती है दुनिया भर की, वो सब एक्सेल में बन जाती है। आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया, वो आपको बना करके दे देगा, उसमें वैल्यू पुट करो, उसको चेक ज़रूर करना पड़ेगा, तो उसमें वैल्यू पुट करो, वो चीज़ें हो जाती है। तो फिर वर्क बर्डन इतना नहीं रहता। फिर मेरा जो इंटरेस्ट कम हुआ उसका कारण ये भी था कि मैं हमेशा से टीचिंग में ही इन्वॉल्व रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी और देश के लिए, वो वहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा था। तो वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ बजरंग जी क्या बता रहे थे? सर ये जो आप बता रहे हो ना कि डेली इतने कंज्यूमर ऑफिस आपके आते होंगे, तो अभी क्या है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वो इन प्रोसेस है। तो आने वाले लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल मैक्सिमम है, तो हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। तो जो ये ऑफिस आने वाला सिस्टम है, ये आपके धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि लगभग ना के बराबर बचेगा। क्योंकि अभी आज जो युवा पीढ़ी है, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, वो हमेशा ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफर करती है। तो आपके अगर स्मार्ट मीटर होगा तो बिलिंग गलत वैसे भी नहीं आएगी, और पेमेंट वगैरह सारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब वर्कलोड जो आगे आने वाले टाइम में है, अभी थोड़ा बहुत जो है वो धीरे धीरे कम ही होगा, आगे और बढ़ेगा नहीं सर।
तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा जानकारियाँ इस वीडियो में मिल रही है, मुझे नहीं लगता और कहीं से मिल सकती थी। बजरंग जी ने कितनी शानदार जानकारियाँ दी है। स्मार्ट मीटर वगैरह लग रहे हैं आपके सिटी में भी, कुछ जगह लग गए होंगे। स्मार्ट मीटर एक तरीके से आपके स्मार्टफोन के जैसे हैं, सब कुछ आप वहीं पर ही चेक कर सकते हो, तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जो बिल निकाला जाता है वो भी जो लाइनमैन आता है वहीं की वहीं पर ही निकालता है, उसके लिए भी लोग एईएन ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, तो वर्क बर्डन धीरे धीरे कम हो रहा है। एक मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए और आप यदि अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो आपके पास टाइम बचता है उस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। एक लैपटॉप लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह को अच्छे से सीखिए और एआई वगैरह को भी सीखिए। एआई वगैरह को सीखने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। ध्रुव राठी जी 200-300 रुपए में कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छे वीडियोज बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते होंगे, पसंद बहुत सारे लोग मुझे भी नहीं करते हैं, लेकिन एक आपको समानता मिलेगी ध्रुव राठी जी में और मुझ में। वो जो वीडियो बनाते हैं वो इतने लॉजिकल बनाते हैं कि चाहे आप दूसरी बातों को लेकर के बुराई कर लो, आप लॉजिक को नहीं काट सकते हैं। तो वहाँ से आप 200-300 रुपए में कोर्स वगैरह लेकर के एआई चैट जीपीटी वगैरह सीख सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभिषेक सर। नहीं, इसी मतलब अभी जो बात चल रही है, मतलब कि बजरंग जी, ये अगर स्टूडेंट, जैसे जबी सर ने बताया कि भाई स्टूडेंट जो खाली टाइम है उसमें लैपटॉप लेकर एक्सेल वगैरह सीख सकते हैं, तो एक्सेल में मतलब कि क्या क्या अगर सीखेंगे जो यूजफुल रहेगा स्टूडेंट के लिए, अगर आप वो भी बता दो तो उन पॉइंट वाइज वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ा है अपने आप में। एक्चुअल में वैसे तो सर जो अपने प्रोबेशन टाइम होता है वो उसी के लिए होता है, इसमें सैलरी जो आधी दी जाती है, तो आपको उस टाइम सीखने को काफ़ी मिलेगा, क्योंकि आप अंडर प्रोबेशन है, सीख ही रहे हैं, आधी सैलरी मिल रही है, तो 2 साल का टाइम है, आप अच्छे से अपने आप को स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर पहले कोई करना चाहता है तो जो बेसिक्स है, जैसे टेबल हो गए, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई की जाती है, वो सब आप चीज़ें देख सकते हो। बाकी धीरे धीरे वी लुकअप वगैरह ज़्यादा काम आते नहीं है, वैसे काफ़ी एडवांस है ये। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आप जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, आप इधर उधर अपने सीनियर से पूछ के या फिर इंटरनेट पे सर्च करके भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, वो चीज़ें बाद में भी हो सकती है। पहले मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम क्लियर करना, तो अभी तो उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। जैसे किसी को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता तो उसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में ये सब चीज़ें अच्छे से सीख सकता है। स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की खास बात ये होती है कि जितना कठिन है गवर्नमेंट जॉब लेना, उससे हजार गुना कठिन है डिपार्टमेंट द्वारा आपको निकालना। यदि किसी बंदे को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, उसे ये भी नहीं पता कीबोर्ड पर एंटर कौन सा है, स्पेस कौन सा है, वो जा वो कर भी के नहीं। चाय पी कर के भी वापस आ जाए, और अगर उसमें स्वाभिमान नहीं है तो उसे कोई हटा नहीं सकता है, कोई काम सिखा नहीं सकता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब का स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो सीखना पड़ेगा, बाकी कोई आपको हटा नहीं सकता है। पूरा फोकस प्रिपरेशन पर रखिए, जॉब लीजिए, उसके बाद जो आपका टाइम है उसमें स्किल को डेवलप कीजिए। मैं ये मानता हूँ स्किल हमेशा आपको अपनी बढ़ाती रहनी चाहिए। यूट्यूब पर आप डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, 15-20 घंटे का एक सिंगल वीडियो मिलेगा, केवल उससे आप सीख सकते हैं। बजरंग जी, एक अच्छा पॉइंट लेते हैं हम। जो क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसे हैं कि डिपार्टमेंट में वर्क करते वक्त जो चीज़ें हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी स्टूडेंट क्या करें, दोनों को हम बीच बीच में ले रहे हैं जिससे बैलेंस बना रहे। तो थोड़ी सी मैं इसकी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अभी फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म में पहले ये होता था कि आपको कंपनी बतानी पड़ती थी कौन सी कंपनी का फॉर्म भर रहे हो। अभी ये है कि आपको पांचों कंपनी की प्रेफरेंस भरनी है। 5 कंपनियां हैं, पांचों कंपनी की आप प्रेफरेंस भर सकते हो कि सबसे पहले मेरे को AVVNL में ही जॉब चाहिए, इसमें अगर उपलब्ध नहीं हो तो JVVNL में दे देना, इसमें नहीं हो तो JDVVNL में, इसमें नहीं हो तो प्रसारण में। इस तरीके से पांचों कंपनी आपको भरनी होती है, बस बात है प्रेफरेंस की, किसको पहले भर रहे हो, किसको बाद में भर रहे हो।
और जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कौन सी कंपनी में कितनी कितनी पोस्ट है, और ये आपको पहले से भी पता है, हमने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल में कि किस कंपनी में कितनी कितनी है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, कहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, और क्या नुकसान है किसको पहले रखने का किसको बाद में रखने का, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर कट ऑफ का तो यूँ है कि कट ऑफ तो आपको अभी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 2018 तक जो वैकेंसी आती थी उसमें ये सिस्टम था कि जो पाँचों कंपनियां हैं उसमें से केवल आप एक में अप्लाई कर सकते हो। तो पहले क्या कन्फ्यूजन रहता था, जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है उसमें अप्लाई नहीं करना, जिसकी कम जा रही है तो उसमें ज़्यादा अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें तो अब नहीं रही, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस भरनी है। आपको जैसे 371 सीट है, आपको टॉप 371 की लिस्ट के अंदर आना है। उसके बाद में जो कंपनी का सेलेक्ट होने का प्रोसीजर है वो चालू होगा। तो पहले जैसे 371 स्टूडेंट्स आ गए, अब उनमें क्या देखा जाएगा कि जो फर्स्ट रैंक है उसने अपनी प्रेफरेंस क्या भरी थी, तो वो भरी वो उसको मिल जाएगी। ऐसे करते करते पांचों कंपनियों में 371 स्टूडेंट है, वहां तक उनको अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग सारी कंपनीज अलॉट हो जाएगी। अब जो अपने फॉर्म भरते हैं उसी टाइम आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सी पहले प्रायोरिटी पे रखना है, फिर किसको रखना है, लास्ट पे किसको रखना है। तो सीधी सी है इसमें। सबसे पहले आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप देखो अपने आसपास में कौन सी कंपनी का ऑफिस लगता है। जैसे मैं लूणकरनसर से हूँ, मेरे जोधपुर डिस्कॉम लगता है, तो जोधपुर डिस्कॉम का ऑफिस मेरे घर से 6 किलोमीटर है। और उत्पादन का देखें तो वो है 100 किलोमीटर, और प्रसारण का है वो 80 किलोमीटर। तो मेरा सीधा सा है कि मैं तो अपनी प्रायोरिटी भरूंगा जोधपुर डिस्कॉम, क्योंकि कभी भी अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो मुझे जो आने का चांसेस है वो सबसे करीब जोधपुर डिस्कॉम में है। और इसमें अगर बताएं, देखो सर, जो जोधपुर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम इधर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में लगभग पहले 11 थे, अब 13 जिले हो गए, 2 बढ़ के। तो 13 जिलों के अंदर ही है, और जयपुर उधर होगा वो भी लगभग 13-14 जिलों में। अजमेर ये बीच के और साउथ के 13-14 जिलों में है। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो पहली प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना डिस्कॉम देनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आप दे सकते हो प्रसारण को, क्योंकि प्रसारण का पूरे राजस्थान के अंदर अपने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं मिला, कोई दूसरा मिला, तो आप कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो आ ही सकते हो। और डिस्कॉम में क्या हो जाता है, अगर आपको जैसे जयपुर से और आपको जोधपुर मिल गया, तो आपका ये है कि इंटर डिस्कॉम पॉलिसी अभी ट्रांसफ़र की है नहीं, तो आप वहाँ कभी जा नहीं पाओगे। तो जो 2 अदर डिस्कॉम है जो आपका नहीं है, उनको आपको नीचे रखना चाहिए। जैसे आप जयपुर से हैं, तो सबसे नीचे सबसे दूर जो आपके पड़ेगा वो जोधपुर है, उसको रखना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपको अजमेर को रखना चाहिए। पहले पे आप अगर प्रसारण में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, या फिर जयपुर को देना चाहे तो वो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। और जो उत्पादन है, उत्पादन के अपने राजस्थान में लिमिटेड ऑफिसेज है, लिमिटेड जगह पे है, जैसे सूरतगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, अपना बारा, झालावाड़ और जयपुर। तो ये लिमिटेड ऑप्शंस है, हर जगह नहीं है। तो इसकी भी आप एक बार लिस्ट देख लें कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिस है, उस अकॉर्डिंग जो आपके पास में पड़े आपको वैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। बजरंग जी, इससे पहले कि मैं इस मैटर को समराइज करूं, एक कंफ्यूजन है मेरा। मैं मतलब क्वेश्चन स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पूछ रहा हूं, जैसे जी रजत शर्मा जी पूछते हैं। तो ये है कि स्टूडेंट प्रायोरिटी भरते वक्त इस चीज़ को भूल जाए कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसमें कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ क्यों? का अब कोई मतलब नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों के लिए समराइज कर रहा हूँ, और यदि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। डिफ़िकल्ट मैटर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी भर सकते हैं, आपको पांचों कंपनियों के नाम लिखने हैं, पांचों कंपनियों की प्रेफरेंस रहेगी। जो आपने पहले नंबर पर भरा, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो पूरी कोशिश रहेगी वो आपको दे दिया जाए, वो नहीं मिला तो सेकंड वाला, वो नहीं मिला तो थर्ड वाला, वो नहीं मिला तो फोर्थ वाला, वो नहीं मिला तो फिफ्थ वाला। कुल मिलाकर इस बात की टेंशन आप हमेशा के लिए भूल जाइए कि दूसरी कंपनी की कट ऑफ कम चली गई, मैंने तो ये कंपनी भर दी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसमें सबसे कम कट ऑफ गई है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपने 5वें नंबर पर भरी हो, अपने आप हो जाएगा। कुल मिलाकर के प्रायोरिटी भरते वक्त कट ऑफ बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। फिर क्या क्या फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं,
मेरे अकॉर्डिंग दो मेन फैक्टर है। बजरंग जी ने एक ही फैक्टर बताया, मैं आपको दो मेन फैक्टर बता रहा हूँ। एक तो है नियर, जॉब आपको नियर मिल जाए, ये मेन फैक्टर है प्रेफरेंस भरते वक्त। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि वर्क बर्डन, जैसे प्रसारण में वर्क बर्डन कम होगा, जहाँ पर भी कस्टमर डीलिंग नहीं है वहाँ पर वर्क बर्डन कम होता है, हालांकि उसमें भी सब्जेक्टिव मैटर है, कुछ को पसंद होता है वर्क डीलिंग। तो इन दो फैक्टर को ध्यान में रखें। इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नियर वाला फैक्टर, कि नियर आपको जॉब मिले। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली यहाँ पर नियर ही जॉब मिलती है। मेरी जो इंटरनल ऑडिट में जॉब थी वो 50 किलोमीटर अवे थी, फिर ARO बनाया तो 12 किलोमीटर अवे थी। उस पर भी हम आगे सवाल पर आएंगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखें कि आप अपना नियरेस्ट भरें, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, AVBNL JVBNL जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। मैंने AVBNL भरा था। दूसरी बात बजरंग जी ने बताया, देखो पहली प्रेफरेंस क्या, पास में जो भी आप पर लग रहा है। दूसरा प्रसारण भरें, क्योंकि प्रसारण के ऑफिस हर जगह होते हैं। तीसरा इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। फिर आप बोलो JVBNL से AVBNL ट्रांसफ़र कर दो, अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। फिर उन्होंने बोला बाद में प्रेफरेंस आप जोधपुर दे सकते हो, बाद में अजमेर दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पहला ही प्रेफरेंस अजमेर दिया था AVBNL, क्योंकि हमारे वही लगता है। बजरंग जी यही पॉइंट है या कोई मिस कर दिया है मैंने? जी सर यही। यही है, ठीक है। स्टूडेंट अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, हम एक वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल देना। आई होप आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। अभिषेक सर। बजरंग जी, जब भी ये बिजली विभाग की वैकेंसी आती है, एक जो न्यूज़ होती है वो टेलीग्राम के ऊपर और बाकी स्टूडेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा चलती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, है ना। इसका तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो बीच में ही छूट जाएगी, है ना, अंबानी अडानी इसको टेक ओवर कर लेंगे। तो क्योंकि आपने 4 साल तक इस बिजली विभाग में ही काम किया है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर आपके क्वेश्चन में ही आपने जवाब दे दिया कि वैकेंसी आती है, तो अगर प्राइवेट का ऐसा कुछ होता तो डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं निकालता। तो डिपार्टमेंट अगर वैकेंसी निकाल रहा है तो प्राइवेट के बारे में अभी नहीं सोच रहा। और मैं मुझे लगभग 4.5 साल हो गए, बाहर चर्चा यही रहती है कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है। लेकिन मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मुझे एक सीनियर अकाउंटेंट मिले थे जिनकी एज लगभग 55-56 साल थी। तो मेरा सवाल भी उनसे सबसे पहले यही था कि सर क्या ये प्राइवेट होगी, हमारी जॉब सेफ है, सिक्योर है कि नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा देखो, मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 35 साल हो गए। मैं जब आया था तब भी यही चर्चाएं चल रही थी, मेरा अब रिटायरमेंट पास में है तब भी यही चल रही है। आपने ज्वाइन किया, इसके साथ आपने ज्वाइन किया, यही चर्चाएं चल रही है। आप रिटायर हो जाओगे ये मेरी गारंटी है, तब भी यही बातें चलती रहेगी। तो प्राइवेट का ऐसा है कि सर जब गवर्नमेंट की मंशा होगी करने की, तो ना तो बिजली विभाग सेफ है, ना रोडवेज है, ना ही आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ना ही एजुकेशन है। अगर उन्होंने सोच लिया कि प्राइवेट करना है तो वो एक लाइन से सभी को प्राइवेट कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और रही बात कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉम को अगर प्राइवेट करते हैं, तो अभी जो सीनियर्स है वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट पहले कभी प्राइवेट हुए थे, तो उसमें क्या था कि जो आपके एम्प्लॉइज है उनको कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है, उनको वहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहां पे लगा दिया जाता है। इसमें सिर्फ आपको एक नुकसान होगा कि जो आपकी मेरिट है, तो मेरिट जो आपकी प्रायोरिटी होगी प्रमोशन में, वो आपकी नीचे चली जाएगी। उस डिपार्टमेंट में जो भी पहले आपकी सेम सिमिलर पोस्ट के जो लगे हुए हैं, उनसे आप क्या रहोगे, नीचे वाली प्रायोरिटी में रहोगे जब भी प्रमोशन होगा। तो ये छोटा सा नुकसान है, बाकी ऐसा प्राइवेट का है नहीं। प्राइवेट का होता तो वैकेंसी कभी नहीं आती, सब बेचने में रहते तो नई ज्वाइनिंग कभी नहीं करवाते। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी आगे का जब होगा तब देखा जाएगा। स्टूडेंट मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखो चर्चाएं हर बार चलेगी, चलती रहेगी, लेकिन संभावना बहुत कम है प्राइवेटाइजेशन की। और जैसा बजरंग जी के सीनियर ने भी बताया कि आप अपॉइंट हो गए हो, रिटायर हो गए, तब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। हालांकि ये पहले ही छोड़ करके जा रहे हैं डिपार्टमेंट को, APABST में हो गया, आपको पता होगा। अब मैं कुछ चीज़ें और समराइज करूं। देखो सबसे पहली बात तो कि अपन
ये नहीं कह सकते कि भाई होगा ही नहीं, करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ये बिजली पानी ऐसे मैटर है जो जनता को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं वोट बैंक, तो वो इन मैटर को नहीं छेड़ेगी, सेंसिटिव मैटर है। एक मेरी ओपिनियन ये है कि प्राइवेटाइजेशन किया भी जाता है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को नहीं किया जाता, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता का पैसा है। एक पॉइंट और है, मान लो कर भी दिया जाए, मित्रता और घनिष्ठ हो गई, बेचना है किसी को, कर भी दिया जाए तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाता है, चाहे वो ट्रेजरी में किया जाए, किसी भी अदर डिपार्टमेंट में किया जाए, उनकी जॉब बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और एक नुकसान होता है, पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक वगैरह आएगी। तो पहले ऐसा होता था कि कुछ सालों पहले जिसने पहले जाकर के ज्वाइनिंग ले ली उसका पहले प्रमोशन होता था। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन के फर्स्ट रैंक है, दूसरे पर्सन के सेकंड रैंक है, और गवर्नमेंट ने 15 दिनों का टाइम दिया कि आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। सेकंड रैंक वाला पहले पहुंच गया ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो सीनियोरिटी में उसको पहले माना जाएगा। इस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, मार्क्स के आधार पर सीनियोरिटी रहती है। चाहे आपने लेट ज्वाइन किया, क्योंकि जब ज्वाइनिंग आती है तब बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, कौन सा दिन शुभ है, पहले आप भगवान वगैरह के जाके आते हो। मेरे केस में मुझे किसी ने बोला था कि बेटा आज ज्वाइन मत कर, आज का दिन शुभ नहीं है, और मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने रिजाइन किया। तो ये वाले फैक्टर रहते हैं। तो बस अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ, कहीं और आपको शिफ्ट किया गया, तो आपकी वो सीनियोरिटी जाएगी, तो प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ता है। बजरंग जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी बताया कि पोस्टिंग नियर मिलती है, लेकिन आपकी पोस्टिंग आपके घर से कितनी दूर है और आपको क्यों दूर मिली हुई है? सर मैं जैसा कि बता चुका हूँ, मैं लूणगरन सर बीकानेर का हूँ। अभी मेरी जो प्रेजेंटली पोस्टिंग है वो बाड़मेर सिटी में है, तो जो लगभग मेरे घर से 500 किलोमीटर है। इसका रीज़न ये था सर, एक तो हमारे बीकानेर में एक भी सीट खाली थी नहीं। एक सीट खाली थी जिसमें मैं प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे था, तो वो मुझे नहीं मिली। तो ज़्यादातर जो सीट्स अवेलेबल थी वो जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर इन साइड में थी, क्योंकि यहाँ पे लगभग सीट वैकेंट रहती है। जैसे ही कोई ट्रांसफ़र खुलते हैं तो यहाँ से वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पे भी ऐसा होगा, लगभग आपको खाली ऐसी जगह पे ही मिलेगी। तो उस टाइम क्या था कि थोड़ी बहुत जैसे 200-250 किलोमीटर मेरे पास में ऑफिस अवेलेबल थे, लेकिन वो एईएन ऑफिस थे। और जैसा मैंने बताया कि मैं सोशल होने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अपने काम से काम रखने वाला था। तो मैंने एओ को प्रायोरिटी दी। मैंने कहा घर से अगर बाहर रहना ही है तो 250 किलोमीटर और 500 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं है। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर को मुझे कंटिन्यू रखना था और वो थोड़ा-सा हल्का-सा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने एओ ऑफिस को प्रायोरिटी दी। तो सबसे जो नज़दीकी एओ ऑफिस था वो मेरा बाड़मेर ही था। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे ही मिला है, मेरी थोड़ी प्रायोरिटी में मैं नीचे चला गया था। बाकी लगभग को आप इतनी दूर किसी को नहीं मिली होगी, 200 किलोमीटर की रेंज में सबको जोधपुर डिस्कॉम में सीट्स मिल गई थी। स्टूडेंट अगर कंक्लूजन निकाले, बात ये है कि कुछ जगह पर नियर पोस्टिंग मिल जाती है, अधिकतर जगह पर मिल जाती है, लेकिन बजरंग जी ने जो एरिया बताए वहाँ पर ऑफिसेज दूर दूर है, फिर इन्होंने जो प्रेफरेंस है वो भी एओ ऑफिस को दी थी। मेरा भी नेचर इन्हीं का जैसा है, मैं भी ज़्यादा सोशल होने में यकीन नहीं करता हूँ। आप मुझे केवल जो हमारी इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ है उनके आधार पर जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, एग्रेसिव रहता हूँ, हर चीज़ का मुझे पता रहता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे मेरे गांव का भी कोई पर्सन मिल जाता है तो वो ये पूछ लेता है कि आप जयपुर रहते हो या यहीं पर रहते हो, तो मैं बिल्कुल दुनिया से बेखबर रहता हूँ, सेम में बिल्कुल ये भी सोशल नहीं रहता हूँ, एंटी सोशल आप मान सकते हैं। मेरा भी ऐसा ही है। आप मेरे नहीं सोशल नहीं, नहीं आप नहीं आपके तो मैंने वो आप वीडियो देखे, अगेन अगेन जरा सा अगेन झूम लूं मैं। आप मुझे जानते हो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहां पे इनका भी नहीं 3 लोगों का बड़ा सा ग्रुप है। इवन 7.5 साल हो गए। मैं यहाँ पर बीएसएनएल के जितने भी मेरे एम्प्लॉय है ना, उन इवन हमारी सोसाइटी के जितने भी एम्प्लॉय है ना, मैं उनके नाम तक नहीं जानता। कुछ गिने चुने लोगों से रखता हूँ, बाकियों के नाम तक नहीं जानता मैं।
अभी तक भी? अभिषेक सर सोशल केवल अपने 3 लोगों के बड़े से ग्रुप के साथ ही रहते हैं, बाकी लोगों को ये भी नहीं जानते हैं। फिर बजरंग जी, एक अच्छा क्वेश्चन है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब तक ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, आपके जाने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, और मैं चाहता हूँ इस मैटर पर आप बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देना, जो आपको लगता हो वो बताना। कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है, वैकेंसी आती है, तब वैकेंसी आने से पहले तो मैंने बताया वो प्राइवेटाइजेशन वगैरह वो चीज़ें चलती है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। वैकेंसी आने पर कुछ चीज़ें होती है और रिजल्ट के बाद कुछ चीज़ें होती है। वैकेंसी आने पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाए जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, बच्चे खुद बनाते हैं। वहाँ पर विद्यार्थियों के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए जाते हैं कि जनरल पेपर का पोर्शन बढ़वाया जाएगा, वरना सीए सीएस ही लग जाएंगे, बीकॉम वाले बच्चे लगेंगे ही नहीं, और एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। इतने कम टाइम में बच्चा तैयारी कैसे करेगा? जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट लिख करके छोड़ दिए, पॉइंट वाइज सिलेबस आपको दिलवाया जाएगा। इन चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम होगा, और बच्चों को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, कॉमर्स के साथ मेरी जान वगैरह लगाकर, वो इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते तो उनको ललकारा जाता है कि आप कैसी कोचिंग हो, कॉमर्स हितों पर साथ खड़े नहीं हो सकते, तुमसे एक ट्वीट नहीं होता। अगर इमोशंस के कारण कर दिया हमने ट्वीट तो फिर कहा जाता है कि तुम्हारे एक ट्वीट करने से क्या होगा, तुम जयपुर नहीं आ सकते। जो हमारे साथी इंस्टीट्यूट है, मित्र संस्थान है, वो अपनी फ़ोटो डालते हैं रोड पर बैठे हुए कि देखो मैं बैठा था बच्चों के साथ, मैं वहीं पर सोया था, जेपी सर की फ़ोटो दिखाओ रोड पर सोते हुए की। अगर एक दिन चला गया टीचर तो ये कहा जाता है तुम्हारे एक दिन आने से क्या होगा। तो आप मुझे बस ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं, छात्र हित वाले मुद्दे हैं, इन चीज़ों में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दे छात्र हितों वाले ही है। अगर टीआरए जीआरए की वैकेंसी में ओनली कॉमर्स नहीं है तो ये गलत कर रही है सरकार। मुद्दा बिल्कुल कॉमर्स हितों का है। सिलेबस अगर पॉइंट वाइज नहीं है तो ये भी गलत हो रहा है, पॉइंट वाइज होना चाहिए। एग्जाम के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए, सारे पॉइंट सही है। लेकिन आंदोलन करने से कोई बदलाव आ सकता है क्या? बच्चों को इसमें कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए? और कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ये कर रहे हैं तो मतलब हमें भी सपोर्ट करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? सर इसमें ऐसा है कि जैसे अभी तक जो वैकेंसी आई है जिसमें एक सिंगल पैटर्न फॉलो किया गया है। 120 क्वेश्चन आपके कॉमर्स पेपर के रहेंगे और 80 नंबर आपके जनरल पेपर के रहेंगे। 60 तो क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, 120 मार्क, 120 मार्क्स वेटेज और 80 60% क्वेश्चन है। 1 नंबर का एक। हाँ, हाँ, तो इसमें लगभग जो चेंज होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करेगा। आपके आंदोलन से इस पे मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इस आंदोलन में जनरली जो जिनको नहीं आइडिया होता, जिनकी पहली वैकेंसी की प्रिपरेशन होती है, केवल वही इन्वॉल्व होते हैं। जो तैयारी करने वाले हैं, जो सीरियस तैयारी करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, जैसे आपके पास 90 डेज है, तो इन चीज़ों से दूर रह के जो डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है वैकेंसी, जिसमें जो सिलेबस दे दिया, आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहोगे, 1 महीने बाद एक क्लियर ऑर्डर आएगा कि इसमें डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, केवल वही पैटर्न रहेगा, तो आपका 1 महीना है जो कि वेस्ट हो चुका होगा। तो इसमें अगर देखें तो जैसे आपने जो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए वो स्टेट वाली उसकी बात करी, तो वो तो वैकेंसी है नहीं और वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई। अपने जो कॉमर्स पोर्शन होना चाहिए था लेकिन अपने फेवर में नहीं है, तो उसका कोई अभी कर नहीं सकते। लेकिन अभी जो ये वाला है, इसमें 60% वेटेज आपका कॉमर्स का है। तो इसमें चाहे सीए स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम वाला हो, तो तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद चीज़ यही है कि कॉमर्स का जो वेटेज ज़्यादा है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जनरल पोर्शन में पिछली बार हुआ था कि राजस्थान जीके आपके ऐड कर दिया गया। जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट है
उनको थोड़ा कम बेनिफिट देने के लिए राजस्थान जीके ऐड हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि ये राजस्थान के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें और कोई चेंज आने की संभावना है वो बहुत कम है। आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसी के अकॉर्डिंग। कई लोगों को क्या है कि चर्चा में बने रहने का थोड़ा ऐसा रहता है, शौक रहता है, तो इस वजह से वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इन चीज़ों में पार्टिसिपेट अभी नहीं करना चाहिए। जो होना था वो पहले हो चुका होता, अब 2-3 महीने में इसमें बदलाव आने के चांसेस काफ़ी कम है। स्टूडेंट, ये बजरंग जी की पर्सनल ओपिनियन है। आप हो सकते हैं सहमत हो, सहमत नहीं हो, लेकिन बस ओपिनियन को सुने, और चाहे उससे सहमत नहीं हो लेकिन उसको सुने समझें। अगर आपको लगता है कि भाई चेंज होने की संभावना है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हो जाएगा चेंज, आप कीजिए, आप पर कोई भी दबाव नहीं है। हम सभी लोग, चारों लोग इस बात के लिए सहमति जताते हैं कि मुद्दे छात्र हितों के ही है, लेकिन बात यह है कि इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीईटी के टाइम ये हुआ था, गवर्नमेंट ने 8 महीने पहले ये बताया टीआरए जीआरए में कि विद इमीडिएट इफेक्ट सीईटी लग रहा है। सिलेबस आपको पता था, जनरल पोर्शन है तो यही रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे 1500 स्टूडेंट थे, सीईटी नहीं लगता तो शायद 10,000 होते, लेकिन हमने सब्र किया कि माँ सरस्वती की कृपा। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बच्चों को बहकाया, पहले बोला गया कि सीईटी नहीं होगा, दूसरी बात कि सिलेबस नहीं आया, बच्चों ने तैयारी नहीं की, फिर जब पास में आया सीईटी 1.5-2 महीने तब प्रिपरेशन की। कॉमर्स वाले बच्चे रहे तो केवल इस कारण से रहे, तब बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, आज बच्चों को पता है कि वो सीईटी के कारण रह गए। इस वजह से नहीं सीईटी लग गया, इस वजह से कि 8 महीने पहले बताने के बावजूद उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की। लोगों ने कहा 70% कट ऑफ जाएगी, 80% जाएगी, गई कितनी, केवल 50% गई। तो इन चीज़ों से दूर रखें। और एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, मैं शब्दों को सजा करके नहीं बोल पाता हूँ। अगर 30-40 हज़ार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कंपटीशन है 15 बच्चों का, तो जो बच्चे आंदोलन ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, उन बच्चों के कारण बजरंग रोज जैसे बच्चों का फायदा होता है। ये बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो बच्चे आंदोलन करते रहते हैं, ये बच्चे सीट छीन करके ले जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये आपका नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है, ये बच्चे नुकसान करते हैं आप लोगों का, क्योंकि आप आंदोलन में लगे रहते हो। अपने माइंडसेट को स्ट्रोंग बनाइए, बाकी आप समझदार हैं, सिलेक्शन डिजर्विंग बच्चे को सब समझ में आता है। बजरंग जी, हाँ अभिषेक सर, आपका कोई पर्सन बच रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बजरंग जी, अभी आपका एपीएबीएसटी में भी सिलेक्शन हुआ, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। तो उसका जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, क्या-क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए और ओवरऑल इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर आप वो भी स्टूडेंट के साथ साझा करोगे तो अच्छा रहेगा। कितने लोग बैठते हैं, जनरल पोर्शन वाले कितने, कॉमर्स वाले कितने, कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितनी देर चला, और पढ़ा करके भी देखा गया क्या? सर मुझे 2 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो दोनों में लगभग सेम चीज़ें ही रही है। सबसे पहले अपने अगर बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रोफ़ेसर वगैरह लगे होते हैं, उसी सब्जेक्ट के। जैसे एबीएसटी का मेरा इंटरव्यू था, तो एबीएसटी में वो प्रोफ़ेसर वगैरह लगे होते हैं। और एक होते हैं जो अपने आरपीएससी के मेंबर है, वो होते हैं जनरल, जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो वही पूछते हैं। इंटरव्यू का लगभग आप देख लीजिए टाइमिंग रहता है 20 से 25 मिनट के बीच। जो मेरा लास्ट वैकेंसी का इंटरव्यू टाइमिंग था वो तकरीबन था 27 मिनट, और इस बार वाली का था 22 मिनट्स। इसमें सर डिफरेंस आने का 5 मिनट का रीज़न ये था, जैसे आपने पूछा कि टीचिंग वगैरह करवाते हैं क्या? तो पिछली बार मुझसे बोर्ड टीचिंग करवाई गई थी, इस बार मुझसे बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई थी। तो 3 जो मेंबर होते हैं उसमें सबसे पहले जो आपके जो जनरल पोर्शन वाले आरपीएससी के मेंबर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। उसमें वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि
आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के पूछ लिए, जैसे मैं जोधपुर डिस्कॉम में हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, या फिर कोई इकोनॉमिक सर्वे जो सिलेबस का पार्ट हो, उनमें से जनरल जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। उनका टाइमिंग ज़्यादा नहीं रहता, उनका 3 से 4 मिनट रहता है। उसके बाद वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पास कर देते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट में क्या होता है, जनरली वो एक-एक सब्जेक्ट उठाते हैं। आपके कॉमर्स के 7-8 सब्जेक्ट है, आपकी किस्मत की बात है कि कौन-सा आएगा। कई बार वो ऑप्शन दे देते हैं कि भाई हम आप क्या पढ़ के आए हो, हम आपसे क्या पूछें, और कई बार वो अपने आप ही कोई एक सब्जेक्ट चुन के उससे पूछना चालू कर देते हैं। दोनों इंटरव्यू मेरे एक कॉमन चीज़ रही जो मेरे फेवरेबल थी कि उन्होंने जो इनकम टैक्स है उसके क्वेश्चन पूछे, और वो वाला पोर्शन मेरे लगभग आप देख लीजिए पूरे इंटरव्यू टाइम का 60% टाइम मेरा उसी में निकल गया, जो कि मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग में जैसे-जैसे उनको रिप्लाई करते हैं तो उससे और ज़्यादा वो क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इस हिसाब से मेरा थोड़ा पॉजिटिव चला गया था। दूसरा जो है वो मेरा इस बार का अकाउंटिंग था। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके केवल यही पूछे जाएँगे। आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वो उठा सकते हैं। तो इसी टाइप का था सर। एक ये बताइए कि रिटन पेपर हो गया आपका एपी एपीएसटी का, इंटरव्यू जी सर। के बीच में 2-3-4 महीने का गैप रहता है, तो इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है क्या? कैसे तैयारी करनी चाहिए? कुछ लोग कोर्सेज भी चलाते हैं इंटरव्यू के, तो मतलब इंटरव्यू केवल और केवल वहाँ पर आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है या तैयारी हो सकती है? सर ये जनरली सब्जेक्ट फ़ोकस्ड रहता है। एक एक चीज़ जो है वो आप स्पेसिफ़िक इंटरव्यू के लिए कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस। आप कोई मॉक वग़ैरह देख कर के इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई झिझक है, आप किसी के सामने बैठने से, बोलने से थोड़ा आपका जो डर है, वो मॉक इंटरव्यू देने से, प्रैक्टिस से आपका निकल सकता है। क्योंकि कोई अगर पेपर पास करके आया है तो सब्जेक्ट का वो नॉलेज अच्छा खासा रखता है, तो नॉलेज होगा, लेकिन जो नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इसमें थोड़ा-सा काम कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा काम कर सकता है। जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल की आपने कोई क्लासेस देख ली, वीडियोज़ देख ले, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप देख लीजिए, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा अगर आप काम करोगे इस पे, तो आप अच्छे से अगर अपने जवाब दे पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी जो सब्जेक्ट का नॉलेज आप रखते हो, काम तो आपके वही आना है। ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। स्टूडेंट अगर शॉर्ट में बोलें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू के बीच में जो 2-3-4 महीने का गैप होता है, पहली बात उसी सिलेबस को, उसी कोर्स को, उन्हीं सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरी बात, बोर्ड पर टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरी बात, कुछ ऐसे लोग आप पकड़िए टीचर वगैरह जिनके सामने आप अपनी झिझक खोल पाएँ, ये चीज़ें आप कर सकते हो। आज मैं चैट जीपीटी या एआई का रोल प्ले कर रहा हूँ, चीज़ों को समराइज़ करता जा रहा हूँ। बजरंग जी, ये बताइए कि ये है कि बच्चे कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले भी कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, और एग्ज़ाम के बाद भी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि कट ऑफ कितनी जाएगी? और उसमें भी कैटेगरी वाइज, और मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, टीएसपी, नॉन टीएसपी की, और उसमें भी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर करते हैं घोषणा कि टीएसपी एरिया में एसटी की 47.1234 कट ऑफ जाएगी, ऐसे मतलब। सर, अब बिना एग्ज़ाम के लेवल को देखें तो ये कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। लेकिन अगर अपने प्रीवियस पेपर्स को देखें, तो आप अगर खुद को सेव करना चाहते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स ले पाएँ। जैसे कि आप अगर 150 से ऊपर ले आते हो, लेकिन पिछली बार 150 किसी के आए नहीं थे, तो आप ये मान के चल लीजिए कि अगर आप 150 से ऊपर ले आते हो, तो आप एकदम सेफ ज़ोन में हो। बाकी जो एनालिसिस का काम है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ये आप अभी मत कीजिए।
ये आप जैसे आप पेपर दे के आगे उसके बाद आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप पूरी तरह से 2-3 महीने फ्री रहोगे, उसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों में आपको रहना है, तो वो चीज़ें बाद के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें जैसे पेपर होने के बाद आप करेंगे तो ठीक रहेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट करोगे। आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आपको कोई ऐसे रेंज डिसाइड नहीं करनी कि मुझे इतनी रेंज में आना है, आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट की कोशिश करनी है कि भाई मैं इतने ले पाऊँ। और आप एक चीज़ और, जैसे आप खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि जो पेपर है उसका लेवल एकदम तगड़ा आने वाला है, प्रीवियस पेपर के जो लेवल है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे वो लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाओगे कि जो पेपर है वो एकदम तगड़ा आने वाला है, तो अगर बाई चांस थोड़ा ईज़ी भी आ गया तो आप हैंडल कर लोगे। वहाँ पे होश-पोश नहीं होगे कि मैं ईज़ी के लिए सोच के आया था और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया। तो कट ऑफ वगैरह की ये चीज़ें एग्ज़ाम के बाद करी जा सकती है, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। बजरंग जी, मैं कट ऑफ वाले पर्सन को इनडायरेक्टली पूछता हूँ क्वेश्चन को पॉजिटिव मैनर में। अगर स्टूडेंट अपनी कैटेगरी भूल जाता है कि कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा है, तो कॉमर्स पोर्शन में 60 में से कितने क्वेश्चन का टारगेट ले, और जनरल पोर्शन में 80 में से कितने क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चले आपके अकॉर्डिंग? सर, अगर पेपर मीडियम टू हार्ड लेवल का आता है तो आपको अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 50 से 52 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईज़ी आता है तो ईज़ी में तो अब 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। जैसे एओ का पेपर थोड़ा ईज़ी आया था, जिसमें 60-60 क्वेश्चन भी करके आए थे, लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट का पिछला पेपर था, वो थोड़ा हाई लेवल का था। अगर वही लेवल इस बार भी रहता है तो ऑन एन एवरेज आपके 45 क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके सही हो सकते हैं। जो थोड़े इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो 50 क्वेश्चन भी सही कर सकता है। लेकिन एक टारगेट आप पहले से डिसाइड मत कीजिए, वहाँ पेपर अंदर जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि किस लेवल का है। पहले से डिसाइड किया होता है तो अगर बाई चांस थोड़ा ज़्यादा हार्ड आ गया तो आप नेगेटिव मार्किंग जो फैक्टर है उसमें उलझ जाओगे और ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप नेगेटिव भी जा सकते हो। और और जीके की सर अगर बात करें तो वो आपकी तैयारी के ऊपर है, आप कितना सिलेबस कवर कर पाते हो। मुझसे पूरा कवर हुआ नहीं था तो मैं 55% या 55 या 60% के आसपास क्वेश्चन कर पाया था, और जिसमें मेरे मार्क्स कम ही आए थे, क्योंकि मुझे उस टाइम ये लगा था कि यार थोड़े क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो मैं थोड़े बहुत तुक्के भी लगा के आया, जिसका तो तुक्कों का हमेशा यही होता है कि आपके नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, उसमें कभी भी आपके तुक्के सही नहीं होंगे। तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए। प्रिपरेशन के हिसाब से जो आपको आ रहा है वो आपको करने चाहिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है 50-50 वाले में, तो उसमें आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाती है। लेकिन आपको जो बिल्कुल नहीं आता उसको इग्नोर करना चाहिए, भले ही आपके क्वेश्चन 40 या 45 सब्जेक्ट में या फिर जनरल पेपर में 30 या 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट क्यों ना हो रहे हो। स्टूडेंट, पिछली बार जो एओ का पेपर आया था वो इजी आया था, जूनियर अकाउंटेंट का डिफिकल्ट आया था। और पहली बार ही ऐसा हुआ था, ये माना जा रहा था कि एओ का लेवल ज़्यादा आता है। बच्चे ये शिकायत कर रहे थे पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट वाले कि हमको एओ के लेवल से क्यों पढ़ा रहे हो, एओ का कोर्स अलग बनाओ, उनको डिफ़िकल्ट पढ़ाओ, हमें आसान पढ़ाओ। हुआ उल्टा, उसका बेनिफिट मिला सीएमजे स्टूडेंट को। बजरंग जी ने ये बोला अगर पिछली बार के जैसे डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है तो 45 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 50 क्वेश्चन, मीडियम पेपर आता है तो 50-52 क्वेश्चन 60 में से, और एओ जैसा इजी पेपर आता है तो 60 में से 60, और जनरल पोर्शन में 50-55% आप कीजिए। और हमने, देखो बजरंग जी ने एक बात बताई कि पिछली बार 150 नंबर किसी के नहीं आए, हमारे जो 41 सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका हमने एवरेज लगाया तो कॉमर्स में 66% आ रहा है। अब हमारे एक मित्र कहते हैं कि बच्चों के नंबर कम है, ये इससे कम इतने आए हैं, 100% से कम 100% बच्चों के आ रहे हैं। सीएमजे के 100% बच्चों के 100% से कम मार्क्स आ रहे हैं। आप ये देखिए 150 से ज़्यादा किसी के नहीं आए, और वो आ भी नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बजरंग जी, लास्ट क्वेश्चन है। एक तो वीडियो देखो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा पूरा वीडियो एक साथ डालें या 15-15 मिनट के एपिसोड डालें वेब सीरीज बनाकर। लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की आदत होती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी आदत होती है, दोनों स्वार्थी होते हैं, बच्चा भी स्वार्थी है
कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्वार्थी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि नोटिफिकेशन से पहले तैयारी स्टार्ट कर दो, बच्चा नहीं करता नोटिफिकेशन से पहले तैयारी। नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर बच्चा धीरे धीरे ज्वाइन करता है। फिर बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछता है कि मेरे पास टाइम सफिशिएंट बचा है क्या, अब मैं करूं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना स्वार्थी होता है, बच्चा अगर 4 दिन पहले आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में और पूछता है कि सफिशिएंट टाइम है क्या, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं बहुत टाइम है, 4 दिन तो बहुत होते हैं, तुम तैयारी स्टार्ट करो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी अगर हम माने तो एक बार 90 दिन मान लेते हैं, 90, 88, 86, 94। तो अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अब आप करंट स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे, टाइम सफिशिएंट बचा है क्या, तैयारी करनी चाहिए क्या, या फिर टाइम नहीं बचा तैयारी मत करो। और मतलब कब तक आप बोलोगे कि प्रिपरेशन के लिए टाइम बचा हुआ है, 4 दिन पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले? सर इसमें जो टाइम निकल चुका है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो अभी 90 डेज है, तो 90 डेज में ऐसा नहीं है कि आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। बीकॉम अगर आपने कर रखी है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, अगर आप सीएस स्टूडेंट थे तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। तो 90 डेज अपने जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसे आराम से आप आराम से नहीं, थोड़ा आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2 महीने 3 महीने या फिर कुछ एक तो 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आप आज से अगर तैयारी चालू कर देते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 80 to 90% है। तो आपको अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 90 डेज सफिशिएंट टाइम होता है, जो सिलेबस है उसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपके कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो कि मुझे नहीं लग रहा अभी कोई दूसरी इसके साथ वैकेंसी है, तो आपको अपना पूरा टाइम इसमें देना चाहिए। 90 दिन में आप जितना कर सकते हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, तो आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए। इधर उधर की चीज़ों से आपको नहीं भटकना चाहिए। तो क्योंकि अगर मान लो आप 90 डेज में मेहनत नहीं करते, पहले ये मान लेते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो वैसे ही आप बाहर हो गए। तो एक कोशिश करने में आपका क्या जाता है, आपको कोशिश तो करनी चाहिए, भले ही आपके पास 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 महीना हो। तो कोशिश नहीं करने पे तो आप वैसे ही बाहर हैं, तो एक कोशिश करनी चाहिए। और इसमें यकीन मानिए 90 डेज में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पिछले वैकेंसी में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वैकेंसी आने के बाद जिन्होंने चालू की, लेकिन जो इसमें क्या है कि जैसे जितनों ने चालू की उन सबका सिलेक्शन होगा नहीं। परसेंटेज में अगर देखें तो वो बहुत कम होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो 1-2 महीने में अपनी तैयारी करके सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 4 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर 3 महीने में आप अच्छी से कोशिश करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो वो टाइम को आप कवर कर सकते हो। जैसे 8 घंटे कोई अगर 6 महीने से पढ़ रहा है, तो अगर आप अपने टाइम में 14 घंटे कर दें तो उसके बराबर आप पहुंच सकते हो। पहुंचने के चांस है, आपको मेहनत करनी चाहिए। स्टूडेंट, मारवाड़ी में एक कहावत है, आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, पूरो लाडू भाओगो नहीं और आधो लाडू खाऊंगो नहीं। नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करनी नहीं है और नोटिफिकेशन के बाद हो नहीं सकती है, तो इससे काम नहीं चलेगा। जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसका बेस्ट यूज कीजिए, क्योंकि आपके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। आप ये कहो कि कोई मुझे मतलब इंसिस्ट करे, कोई बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट करे कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो तैयारी कर तब मैं करूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, चाहे 45 दिन, चाहे 90 दिन, जो बचा हुआ है उसका बेस्ट यूज कीजिए। जिसने 6 महीने पहले तैयारी की उसके बराबर आना है तो आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपको होना पड़ेगा। स्टूडेंट, ये लास्ट हमारा पर्सन था। अभिषेक जी, और कोई पर्सन है क्या? स्टूडेंट, मैं ये कहता हूँ बस कि और किया। जितने भी इंटरव्यू वीडियोज आज तक हमने कंडक्ट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जानकारी भरा वीडियो यही है। अगर हम इसका एक पेड कोर्स बनाएं और 500 रुपये फीस चार्ज करें तो भी ये धड़ल्ले से बिकेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जानकारियों से भरा हुआ है। कोशिश करेंगे एक साथ ही डाल दें या फिर वोट करवाएंगे, आप चाहेंगे तो टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और बजरंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारियां दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और सीएमजे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके अभिषेक जी। ओके सर।
Okay, thank you, students.